ओम सभी को ओम। आज हमारी आदरणीय जानकी बहन जी, जो कि हमारे राज्य कार्यकारिणी है, आज आपके सामने भोजन के घटक पढ़ाएंगी। अब मैं मंच को जो है डॉक्टर जानकी जी को समर्पित करती हूँ। धन्यवाद। जानकी जी, आप मंच पर हैं। मैं का अपनी सत्र शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। सांसों को बाहर छोड़ते हुए ओम की ध्वनि ओ। 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 ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम परम सच्चिदानंद प्रभु को शत नमन करते हुए पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी की सूक्ष्म प्रस्तुति को प्रणाम करते हैं, और आदरणीय दीदी जी सहित आप सभी को मेरा प्रणाम है। चलिए आज का सत्र शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भोजन के बारे में। भोजन हम जो रोज करते हैं, बिना उसके अपने आरोग्य की और अपने जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उसके बारे में आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि हम जो भोजन कर रहे हैं वो हमें किस मात्रा में कितना लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। तरीके से बिना भोजन के तो हम रह नहीं सकते। कितना चाहिए, कौन सी चीज हमें लेनी चाहिए कि किससे हम रोगों से बचे रहें, किसकी कितनी मात्रा लेनी चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे। आज का मुख्य चैप्टर है भोजन के प्रमुख घटक। घटक मीन्स होता है भाग, क्या क्या है उसमें, क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले आहार या भोजन जो हम ग्रहण करते हैं उसके बारे में जानिए। कोई भी पदार्थ जिसे हम अन्न मार्ग से ग्रहण करते हैं, इसकी अगर भोजन की परिभाषा आप चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं या याद कर सकते हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ जिसे हम अन्न मार्ग से ग्रहण करते हैं और वो हमारे शरीर के अंदर जाने पर, ग्रहण किए जाने पर हमें जीवनी शक्ति प्रदान करता है और हमारी शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और हमें जीवनी शक्ति प्रदान करता है। जीवनी शक्ति, जीवन जीने की शक्ति उसी से मिलती है। तो वो कहलाता है आहार या भोजन जो हम लेते हैं। तो इसके भी कुछ भाग होते हैं। इसमें क्या क्या पाया जाता है वो आप उसको नोट भी कर लीजिए। पहले पाया जाता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज पदार्थ और जल। फिर सबसे लास्ट में आता है फाइबर, वो भी जरूरी है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज पदार्थ, जल और फाइबर, इतनी चीजें हम ग्रहण करते हैं अपने भोजन के साथ। हमें इतनी चीजों की आवश्यकता होती है जो भोजन में हमारे ये सब चीजें पाई जाती हैं और पाई भी जानी चाहिए। ये हमारा आहार के मुख्य घटक है। तो सबसे पहले आता है प्रोटीन। प्रोटीन भी 2 तरह का होता है, नोट कर लीजिए। पहला होता है जंतु प्रोटीन और दूसरा होता है वनस्पति प्रोटीन। जंतु प्रोटीन हमें पाया जाता है जैसे जानवरों से प्राप्त होने वाला प्रोटीन। अब जानवरों से कैसे प्राप्त होगा? जैसे
दूध है, दूध भी हमें जानवर से प्राप्त होता है, गाय से, भैंस से, बकरी से। इस तरह से एक दूध है जो जानवरों से पाया जाता है। इसके अलावा अंडा है, मछली है, जो नॉनवेज खाते हैं, मांस हो गया, तो ये सब जानवरों से पाया जाता है। ये शरीर के लिए सुपाच्य नहीं है, एक दूध को छोड़ करके। गाय का दूध सर्वोत्तम है और सुपाच्य भी है, सर्वोत्तम है, और कई तरह के रोगों से हमें बचाने वाला है। और भैंस का दूध भी उत्तम माना जाता है, भैंस का, बकरी का दूध ठीक अच्छा माना जाता है, और थोड़ा सा हैवी हो सकता है लेकिन अच्छा है। लेकिन जो नॉनवेज खाते हैं, और नॉनवेज जो है मांसाहार है, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। नुकसानदायक ऐसे है, उसका पाचन अच्छे से हो नहीं सकता। हमारे शरीर की रचना, उस संरचना उस हिसाब से नहीं बनी है कि उसका पाचन अच्छे से कर सके। तो फिर कई तरह के रोग होने का एक कारण वो भी रहता है। तो ये है आपका जंतु प्रोटीन। दूसरा आता है वनस्पति प्रोटीन। वनस्पति प्रोटीन हमें वनस्पति से मिलता है। जैसे वनस्पति में आता है, हमारी दालें आ जाती हैं, और ड्राई नट्स आ जाते हैं। थोड़ा सा नोट कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ। ड्राई नट्स आ जाते हैं। ड्राई नट्स में जैसे बादाम है, और मूंगफली है, किसी भी तरह के सूखे मेवे हैं। अखरोट में भी थोड़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा काजू में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन काजू में फैट बहुत ज्यादा होता है। बादाम का प्रोटीन अच्छा प्रोटीन माना जाता है। और मूंगफली में सर्वाधिक 20% प्रोटीन पाया जाता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये आ गया ड्राई नट्स जिसको कहा जाता है, सूखे मेवे जिनमें जिस जो आ जाता है। इसके अलावा वनस्पति में प्रोटीन पाया जाता है, जैसे दालें हैं आपकी। दालों में सबसे ज्यादा सोयाबीन में 40% पाया जाता है प्रोटीन। सबसे ज्यादा सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा जो साबुत दालें होती हैं, जैसे साबुत मूंग है, और साबुत मलका है, राजमा है, चना है, तो इन सब में भी ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और बाकी जो साबुत नहीं है, दली हुई दालें हैं, तो उनमें भी प्रोटीन पाया जाता है। थोड़ा सा छिलके में फाइबर भी ज्यादा होता है, प्रोटीन भी होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन बी वगैरह सब होता है, छिलके में पाया जाता है, तो वो कम हो जाता है उसमें। लेकिन दालों में भी प्रोटीन, सभी तरह की दालों में प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं के आटे में प्रोटीन पाया जाता है। कोई भी अनाज है, गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है, तो इसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। चावल में भी कुछ मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो इससे भी हमें प्रोटीन की, हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। प्रोटीन जो है हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का काम करते हैं, हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को कम करने का काम करते हैं, और श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण करने के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हमारे शरीर के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जैसे अ, किसी बच्चे को प्रोटीन, बढ़ते बच्चों को प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता होती है। जैसे किसी शरीर को, किसी एक ढांचे को बनाने के लिए, एक मकान को बनाने के लिए ईंट और गारे की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमारे शरीर के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन इतना ज्यादा आवश्यक है। और लेकिन जब तक बच्चा छोटा है, उसका निर्माण हो रहा है, तब तक प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता होती है। और जैसे जैसे वयस्क हो जाते हैं, तो प्रोटीन की उतनी ज्यादा आवश्यकता फिर शरीर को नहीं रहती। रहती है आवश्यकता, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं रहती है। और प्रोटीन की जो आवश्यक मात्रा है हमारे शरीर में, 1 केजी भार में 1 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। जैसे आपका वेट, अगर मेरा वेट इस समय 60 केजी या 62 है, तो मुझे 62 ग्राम या 62 केजी, 62 ग्राम जो है प्रोटीन की प्रतिदिन आवश्यकता होगी। इतना मेरे शरीर को मिलना चाहिए प्रोटीन। और वो भोजन से या किस तरह से हम ले रहे हैं वो अलग बात है। अगर, और लेकिन बच्चों को इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, बच्चों को और प्रेग्नेंट लेडी को, दूध पिलाने वाली माताओं को, इनको करीब एक 1 केजी वेट में 1.5 ग्राम तक, इतना ज्यादा 1.5 गुना बढ़ जाता है। डेढ़ डेढ़ ग्राम तक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उनको ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और वृद्धावस्था में थोड़ा शरीर में टूट फूट ज्यादा होती है, तो उस समय भी थोड़ा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन उस समय भी आवश्यक है। शरीर की टूट फूट को दूर करने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाए, तो शरीर में कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाती है। प्रोटीन की कमी से सबसे पहले स्किन संबंधी समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। चेहरे की चमक कम हो जाएगी, आपके शरीर की जो चमक है वो कम हो जाएगी।
आंखों की रोशनी कम हो जाती है। अगर प्रोटीन सही मात्रा में आप नहीं ले रहे हैं तो आपकी नेत्र ज्योति कमजोर होने लग जाती है, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी। उसके अलावा नाखून टूटने लग जाते हैं, नाखून कमजोर हो जाते हैं और कमजोर होके जगह जगह से टूटने लग जाते हैं। नाखून टूटना, बालों का गिरना, ये सब प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ये तो सामान्य सी कमियां हैं। इसके अलावा जोड़ों में अकड़न आने लग जाती है। आपका पैरों में, हाथों में, अलग अलग जो जोड़ है वहां पर अकड़न आने लग जाती है, क्योंकि शरीर के टूट फूट को कम करता है और शरीर के निर्माण में मदद करता है। तो शरीर की टूट फूट, श्वेत रक्तिकाओं कणिकाओं का भी निर्माण जो होता है वो प्रोटीन की उपस्थिति में होता है। तो ये सब कमियां आने लग जाती है शरीर में। इतनी चीजें आपकी वैसे ही कम हो जाएंगी तो आपका शरीर, आपके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। और WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं, मैंने कहा हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, तो उनकी भी कमी हो जाएगी हमारे शरीर में। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, जल्दी से कोई ना कोई आपको रोग होने लग जाएगा। जैसे ही मौसम बदलेगा, सर्दी जुकाम होना शुरू हो जाएगा, बुखार आना शुरू हो जाएगा, या और कोई कमजोरी होने लग जाएगी, थकान हो जाएगी, कमजोरी होने लग जाएगी, पूरे शरीर में वीकनेस आने लग जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रोटीन की कमी के कारण ब्लड में शर्करा की भी कमी होने लग जाती है, जिसके कारण फिर जोड़ों में अकड़न होना, दर्द होना, ये सब समस्याएं आती हैं। सरल भाषा में समझ लीजिए कि प्रोटीन की कमी से स्किन की चमक खत्म हो जाएगी और आपके बाल कमजोर होने लग जाएंगे, नेत्र ज्योति धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, और उसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। प्रोटीन अगर कम हो गया, अगर प्रोटीन फिर ज्यादा मात्रा में ले लें तो भी कुछ समस्याएं आती हैं। कोई भी चीज ना अति ज्यादा है तो परेशानी होती है, अगर कम ले रहे हैं तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए अगर अधिक मात्रा में हो गई तो उसके बाद क्या होगा कि हार्ट आपका कमजोर हो जाएगा, प्रोटीन को पचाने की क्षमता, एक सबसे पहले तो आपका लीवर गड़बड़ाएगा, क्योंकि लीवर को प्रोटीन को पचाने में दिक्कत होगी। लीवर हमारे भोजन को पचाने का काम करता है, तो उसको दिक्कत होगी, उसको ज्यादा मात्रा में ले लेंगे, उसे पचाना है, उसे वेस्ट छोड़ने वाले अंगों की तरफ भेजना है, तो उसमें समस्या हो जाएगी। फिर कब्ज की समस्या हो जाएगी, और किडनी, बड़ी बात है, आ जाएंगी, किडनी कमजोर होने लग जाएगी अगर प्रोटीन ज्यादा मात्रा में ले लेंगे। और फिर क्या होता है, पहले शुरू में तो हमारा शरीर अगर स्वस्थ है, शुरू शुरू में जब ज्यादा अगर ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो शरीर उसको, मैं बता रही थी आपको, प्रोटीन के अगर अधिकता हो गई तो फिर हमारे शरीर को एक तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और दूसरा किडनी पर उसका प्रेशर पड़ता है, उसका पाचन अच्छे से नहीं हो पाता, फिर हमारी किडनी कमजोर होने लग जाती है, तो फिर किडनी संबंधी समस्याएं भी आ जाती हैं। तो इसलिए आवश्यक मात्रा मैंने बता दिया कि 1 ग्राम, 1 केजी वेट में आपका 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। और प्रोटीन अगर ज्यादा मात्रा में थोड़ा ले लें, थोड़ा बहुत तो आपके शरीर में स्टोर हो जाता है, फिर वो फैट के रूप में भी स्टोर हो जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा होती है, अगर आपका शरीर तब तक स्वस्थ है तो कोई बात नहीं, तब तक चल जाता है।
शरीर की सारी क्रियाएं ठीक से काम कर रही हैं तो वेस्ट छोड़ने वाले अंगों की तरफ हमारा शरीर उसे छोड़ देता है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी कमजोर है, धीरे धीरे रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कम है, तो फिर वो आपके शरीर के में ज्यादा प्रेशर पड़ता है, आपका लीवर कमजोर होता है और आपकी किडनी कमजोर होने लग जाती है। प्रोटीन की अधिकता से, अधिकता भी नहीं होनी चाहिए, कमी भी नहीं होनी चाहिए। ये आया प्रोटीन के बारे में। अब अगला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को नोट कर लीजिए। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है हमारे शरीर में जो भी हम भोजन करते हैं उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ये हमारे शरीर में क्विक ऊर्जा देते हैं, तुरंत एनर्जी देते हैं, क्विक ऊर्जा देते हैं कार्बोहाइड्रेट। उससे हमें ऊर्जा मिलती है और भोजन जो भी कर रहे हैं उससे ऊर्जा मिलेगी और यही कार्बोहाइड्रेट बनाता है। हमारा भोजन जो है उसी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। आपको जो भी अनाज ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, आप दूध ले रहे हैं या कोई भी पदार्थ ले रहे हैं तो उससे आपको कार्बोहाइड्रेट तो मिलेगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट आपको क्विक एनर्जी देता है। और कार्बोहाइड्रेट भी दो प्रकार का होता है। पूरे शरीर को आपके शरीर में जो ग्लूकोज जा रहा है उसके लिए भी कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, और शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। तो ये है, कार्बोहाइड्रेट भी दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, इसमें आता है चीनी आ जाती है, और आप आइसक्रीम खा रहे हैं या कोई भी कैंडी खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, कुछ मीठा खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, बहुत तला भुना भी चाहे खा रहे हैं, लेकिन उसमें मीठा है, किसी भी तरह का मीठा है, तो वो आ जाता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट में। लेकिन ये अधिकतर नुकसानदायक है हमारे शरीर के लिए। आप नोट कर लीजिए, जैसे चीनी है, आइसक्रीम है, चॉकलेट है, टॉफियाँ हैं, मिठाइयाँ हैं, ये सब आता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट में। अगला आता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। इसमें आप चीनी के बदले गुड़ ले सकते हैं, गुड़ लीजिए, या ड्राई फ्रूट्स से है, फ्रूट्स का मीठापन है, तो वो भी आपका इस वो मीठा आपके लिए लाभदायक है। ये आ जाता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में। और इसके अलावा भोजन है, भोजन से भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। कोई भी और मीठी चीज जैसे ड्राई नट्स, ड्राई फ्रूट से है, ड्राई फ्रूट से है, उनको भिगा के आप लेते हैं या सूखा ले रहे हैं, कैसे भी ले रहे हैं, तो उससे भी आपको सिंपल कार्बो सॉरी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की आपूर्ति होती है, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। कोई भी भोजन कर रहे हैं, आप कुछ भी खा रहे हैं, उससे आपको कार्बोहाइड्रेट तो मिलेगा ही मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। और असल बात यह है कि वो आपको कितना फायदा कर रहा है। आपको चीनी आप खा रहे हैं, उससे भी आपको एनर्जी मिलेगी, लेकिन उसको पचाने के लिए आपके लीवर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अधिकतर उसका पाचन ठीक से नहीं हो पा रहा है, या आप कोई भी और तली भुनी चीजें ले रहे हैं, उससे भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। लेकिन उस वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है या नहीं, वो अलग बात है। तो लाभदायक है आपको जो सिंपल भोजन कर रहे हैं, कोई किसी भी तरह के अनाज ले रहे हैं, गेहूं, चावल, आटा, ज्वार, बाजरा, मक्का, जो भी अनाज ले रहे हैं उससे आपको कार्बोहाइड्रेट की आपूर्ति होती है। और दूसरा, गुड़ ले रहे हैं, कोई भी मीठे फल ले रहे हैं, मीठे ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं आपके, मीठे वो वाले फल ले रहे, फ्रूट से ले रहे हैं, तो उससे भी आपको आपूर्ति होती है। गन्ना है, मीठी चीजें जितनी भी हैं उससे, और दूसरा फल है उससे, और भोजन से, इस सब से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, वो आपके लिए लाभदायक है। और कार्बोहाइड्रेट के भी अगर आप ज्यादा ले लेंगे तो भी उससे उससे आपको नुकसान होगा। अगर ज्यादा ले लेंगे तो आपके शरीर में वसा के रूप में इकट्ठा हो जाएगा, शरीर में मात्रा ज्यादा होगी तो वो आपके शरीर में वसा के रूप में इकट्ठा हो जाएगा, मोटापा बढ़ेगा। और दूसरा, भोजन को, लीवर को तो खैर, कोई भी मात्रा, किसी भी चीज की आप ज्यादा मात्रा ले लेते हैं, सबसे पहले उसका असर पड़ता है लीवर में। तो अगर कम लेते हैं, इसकी कमी हो जाएगी तो भी अब हमें कई तरह की समस्याएं होती हैं। सबसे बड़ी समस्या है, अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो सबसे पहले आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, आपकी ऊर्जा आपके शरीर से खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे थकान, कमजोरी,
और शरीर का एक एक भाग कमजोर होने लग जाता है। आपकी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, हाथ पैरों मसल्स पेन होगा, क्योंकि आप ऊर्जा देने के लिए आपके शरीर को कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, वो आपको मिल नहीं रहा है। दूसरा है डिप्रेशन। अब आप सोचेंगे कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे तो उसका डिप्रेशन से क्या मतलब। कार्बोहाइड्रेट की कमी, कार्बोहाइड्रेट ही एकमात्र ऐसा है। सबसे पहले ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं तो उसके बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तब हमारे शरीर को, तब वो हमारा शरीर उसे रक्त में मिलाता है, तब वो रक्त में मिलता है और रक्त में जाकर के एनर्जी देता है। तो हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है जो, उसको, उसका भोजन ही एकमात्र ग्लूकोज है। तो वो ग्लूकोज आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट से। अगर वो आप ग्लूकोज नहीं ले रहे हैं, आपके शरीर को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, तो आपके ब्रेन की नसें कमजोर होने लग जाएंगी धीरे धीरे, जिसके कारण आपके ब्रेन में जो गाबा हार्मोन्स बनता है, हमारे ब्रेन का आगे का हिस्सा होता है, उसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो जो आगे का हिस्सा है वहां पर गाबा हार्मोन बनता है, जो प्रसन्नता देने वाला हार्मोन कहलाता है। और सेरोटोनिन हार्मोन होता है, वो भी प्रसन्नता देने वाला। तो वो उसकी कमी होने लग जाती है, उन हार्मोन्स की हमारे शरीर में कमी होने लग जाती है, ग्लूकोज की कमी के कारण या कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण, जिसके बाद फिर डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। डिप्रेशन है, सिर दर्द है, सिर दर्द भी कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई हमारे शरीर में, तो हमारा शरीर क्या है, मसल्स को बर्न करने लग जाता है, क्योंकि उसे तो कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, उसे कार्बोहाइड्रेट कहीं न कहीं से चाहिए। शरीर के पार्ट को कहीं ना कहीं से कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फिर वो क्या करता है, हमारी मसल्स को बर्न करने लग जाता है, जिसके कारण मसल बर्न होने लग जाती है। तो जिसके कारण हमारा शरीर जो है केटोन नाम का एसिड छोड़ता है, जो डिप्रेशन का एक कारण होता है। डिप्रेशन भी हो जाता है, सिर दर्द होने लग जाता है, और उल्टी होना, उल्टी आना, चक्कर आना, ये समस्याएं शुरू हो जाती हैं फिर, अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो, फिर हो गई तो। इसके अलावा रक्त में, चलिए आप नोट कर रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाती हूँ। और अगला है कार्बोहाइड्रेट की अगर कमी हो गई तो रक्त में सोडियम आयन की कमी हो जाती है। सोडियम आयन की कमी के कारण क्या होता है कि हमारी मांसपेशियां कमजोर होने लग जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण रक्त में सोडियम आयन की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारी मांसपेशियां कमजोर होने लग जाती हैं, और उनमें हमें थकान महसूस होने लग जाती है, थकान, कमजोरी, और एकदम से शरीर शिथिल हो जाता है, हाथ पैरों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, ये समस्याएं आने लग जाती हैं कार्बोहाइड्रेट की कमी से। और इसके अलावा सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा एक वो है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। अगर कार्बोहाइड्रेट हम कम मात्रा में ले रहे हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। नोट कर लिया होगा आपने, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण जरा सा कुछ भी हो जाए, जैसा मौसम बदलते ही आपको सर्दी जुकाम बुखार होना शुरू हो जाएगा, या जरा सा आपका दिनचर्या में थोड़ी सी कुछ कमी आ गई तो आपको कोई रोग होना शुरू हो जाएगा, कोई दर्द कहीं पर शुरू हो जाएगा। तो ये सब समस्याएं, और किसी भी रोग के जीवाणु आपके शरीर में तुरंत प्रवेश करने लग जाएंगे। प्रवेश तो करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, वो हमारे रोगों से लड़ने में मदद करती हैं, वो लड़ती हैं। बाहर के जितने जम्स हमारे शरीर में चले गए, जो कीटाणु चले गए, तो वो प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। उसके कारण तुरंत हमारा शरीर रोगों को पकड़ लेता है। तो ये आपके, अगर कार्बोहाइड्रेट कम हो गया तो ये समस्या होती है। अगर कार्बोहाइड्रेट आप ज्यादा लेंगे तो आपको वो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर में, अगर उसकी अधिकता हो गई तो उसके बाद क्या होगा, हमारा शरीर उसे वसा में कन्वर्ट कर देता है, वसा में कन्वर्ट कर देता है, और वो मोटापा बढ़ जाएगा उससे। और मोटापा होने के बाद फिर मोटापा शरीर के अधिकांश रोगों का कारण है। ये कार्बोहाइड्रेट की अगर कमी हो गई तो ये कई तरह के रोग होते हैं। अगर ज्यादा हो गया तो फिर आपको मोटापा भी बढ़ेगा, और शरीर में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ जाएगी। और मोटापा हो गया तो फिर कई तरह के रोगों की जननी मोटापा है।
अब इसको कितने मात्रा में लेना चाहिए? अब ये है प्रति एक, आपके एक भाग में होती है, 1 ग्राम में कार्बोहाइड्रेट में करीब 4 कैलोरी पाई जाती है। तो हमारे शरीर को वैसे प्रतिदिन 200 कैलोरी की आवश्यकता होती है, सॉरी 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो इस हिसाब से आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है लगभग 50 के करीब कार्बोहाइड्रेट लेना है। इससे ज्यादा मात्रा फिर धीरे धीरे, और जो श्रम करते हैं, जो शारीरिक श्रम करते हैं, वो ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, क्योंकि उनका शरीर का जो कार्बोहाइड्रेट अगर वसा में कन्वर्ट हो भी रहा है तो वो उनका काम आ जाता है, क्योंकि ज्यादा शारीरिक श्रम कर रहे हैं। तो इसलिए ज्यादा शारीरिक श्रम करने वाले थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों को उसकी मात्रा सीमित लेनी चाहिए। अगला आता है बसा। 6 हड्डियों से हमारे शरीर में लगभग 206 हड्डियां होती हैं। तो उनको चिकनाई देने के लिए, हमारे शरीर की हड्डियों को चिकनाई देने के लिए बसा की आवश्यकता होती है। बसा मीन्स फैट हो गया, उसको आप नोट कर लीजिए। हमारे शरीर को में लगभग 206 हड्डियां होती है। फैट भी दो तरह का होता है, एक होता है सेचुरेटेड फैट होता है, एक अनसेचुरेटेड फैट होता है। बसा या फैट को दो तरह से मान सकते हैं, एक है सेचुरेटेड फैट, एक होता है अनसेचुरेटेड फैट। सेचुरेटेड फैट जो होता है वो खराब कोलेस्ट्रॉल का एक कारण बनता है, एक कारण है। खराब कोलेस्ट्रॉल, उसी से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। सेचुरेटेड फैट में आता है, जैसे हम आइसक्रीम खा रहे हैं उसका फैट हो गया, मक्खन खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, कई तरह के तेल, तली भुनी चीजें खा रहे हैं, कई तरह से, और दिन भर फैट वाला भोजन खा रहे हैं, खूब तली भुनी सब्जियां खा रहे हैं, या कुछ और तली बनी मसाले वाली चीजें खा रहे हैं, तो वो आपका आता है सेचुरेटेड फैट में। और अनसेचुरेटेड फैट में है, वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। जैसे ये रक्त में जो होता है कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। उससे तो जो सेचुरेटेड फैट है वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, रक्त को गाढ़ा करता है, जिससे कि हमें हार्ट की भी समस्या होनी शुरू हो जाती है। और शरीर को पोषण तो कम मिलता ही मिलता है, पोषण तो नहीं मिलता है, लेकिन हार्ट की समस्या होने लग जाती है। और हमारे हार्ट की समस्या होने लग जाएगी, हमारी जो नसें हैं उनके उनमें ब्लॉकेज आने शुरू हो जाते हैं। शरीर के अलग अलग भागों में नसों में ब्लॉकेज आने शुरू हो जाते हैं, सेचुरेटेड फैट को ज्यादा मात्रा में लेने से। और थोड़ी बहुत मात्रा में ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शरीर उसको वहां संतुलन बना लेता है। ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो अलग अलग शरीर की नसों में ब्लॉकेज आने लग जाते हैं अलग अलग जगह में, और उसके कारण फिर हमें कहीं जोड़ों में दर्द होना, और कहीं शरीर में घाव हो जाना, फोड़े हो जाना, फुंसी हो जाना, या किसी तरह की गांठ बन जाना, ये समस्याएं भी हमारी नसों के ब्लॉकेज होने से होता है। और दूसरा खराब कोलेस्ट्रॉल का कारण है, कोलेस्ट्रॉल रक्त में बढ़ जाता है, तो उससे उससे भी फिर शरीर में और कई तरह की समस्याएं होनी शुरू हो जाती है। अनसैचुरेटेड फैट है, ये हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, शरीर के लिए ये लाभदायक है। और लेकिन इसका भी सीमित मात्रा में सेवन करना है। ये नहीं कि ये लाभदायक है तो इसे हम ज्यादा ले लें, इसे भी सीमित मात्रा में करना है। अब ये पाया जाता है हमारे जो ड्राई नट्स हैं, सभी प्रकार के ड्राई नट्स हैं उनमें पाया जाता है। और मछली का तेल है, उसमें ओमेगा 3 पाया जाता है। लेकिन जो नॉनवेज नहीं लेते हैं तो उनके लिए फ्लैक्सीड, जिसको अलसी के बीज कहते हैं, उसमें भी ओमेगा 3 पाया जाता है, आप उसको लीजिए। वो भी, उसमें जो फैट पाया जाएगा वो अनसेचुरेटेड फैट है, वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और लाभदायक है। इसके अलावा नारियल का तेल है, राइस ब्रान ऑयल है, सरसों का तेल है, ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक ऑयल है, ये तेल जो है ये लाभदायक है। या गाय का घी सचुरेट हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। ये रक्त में कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, और शरीर के अलग अलग भागों में को लिक्विडाइज करता है, हमारे जोड़ों को लिक्विडाइज भी करता है।
इसके अलावा नारियल का तेल है, जो नारियल का वर्जिन ऑयल होता है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। नारियल के तेल में लॉरिक एसिड पाया जाता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। नारियल का जो वर्जिन ऑयल होता है, उसे आप अगर सुबह खाली पेट लेते हैं 1 से 2 चम्मच, तो उससे आपका वेट भी कम होगा। और दूसरा, आपके शरीर में अगर अगर आप किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, कब्ज की समस्या रहती है, तो वो भी दूर होगी। और इसके अलावा किसी को मोटापा ज्यादा है, तो नारियल का वर्जिन ऑयल सुबह 1 से 1.5 चम्मच आप ले लीजिए, आपका निश्चित मोटापा कम होगा। ये शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। इसमें लॉरिक एसिड होता है, जिस ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। इसके अलावा बता रही थी मैं, राइस ब्रान ऑयल है, सूरजमुखी का तेल है। इन सबको आप, ये सब उत्तम है, ये हमारे शरीर के लिए अच्छे माने जाते हैं, लेकिन इसका सीमित मात्रा में प्रयोग करना है। केवल एक दिन में हमें केवल 30 से 40 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है, फैट की आवश्यकता होती है। उसमें से 20 ग्राम तो हमें मिल जाता है लगभग हमारे भोजन से। भोजन में भी कैसे? जो हमारी अनाज, हमारी दालें हैं, उनमें भी फैट की मात्रा होती है। आप रोटी बना रहे हो चोकर, उसमें उसमें भी रोटी के चोकर में, आटे में, गेहूं में भी, गेहूं में, और कुछ मात्रा में चावल में। और इसके अलावा जो आप कोई भी अनाज ले रहे हैं, मोटा ले रहे हैं या इस तरह का ले रहे हैं, तो उन सब में फैट फैट की मात्रा होती है। तो केवल आप जो भोजन ले रहे हैं 20 ग्राम करीब, उससे आपको फैट मिल जाता है, वसा मिल जाती है। और 20 ग्राम के करीब आप बाहर से ले सकते हैं। उसमें आप सब्जी तल के बनाइए, या आप सब्जियों को बॉईल करके ऊपर से घी डाल करके ले लीजिए। इस तरह से आप इतना ले सकते हैं। और जो शारीरिक श्रम ज्यादा करते हैं, वो थोड़ा सा फैट को ज्यादा ले सकते हैं। जैसे हम लोग हैं, केवल घर का काम कर रहे हैं, अपने छोटे मोटे काम कर रहे हैं, सुबह एक आध बार एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमें केवल इतना ही लेना चाहिए। बेश्रम लोग, बेश्रम भी तो जो कम श्रम कर रहे हैं, उनको कम मात्रा में लेना है, लगभग 40 ग्राम के करीब। और जो ज्यादा शारीरिक श्रम कर रहे हैं, उनको ज्यादा मात्रा में थोड़ा बहुत ले सकते हैं फैट को, क्योंकि शारीरिक श्रम करते हैं तो फैट बर्न होता है आपका। तो ये है। अगर ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो फिर कई तरह की समस्याएं आने लग जाती हैं, मोटापा बढ़ेगा आपके शरीर में। और आपके शरीर में वसा को जो है पचाने के लिए फिर कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाएंगी। वसा पचेगी तो नहीं, उसके लिए शरीर शारीरिक श्रम ज्यादा करना पड़ेगा आपको, अपने शरीर को फिट बनाने के लिए। और उतना कर नहीं पाएंगे तो जगह जगह शरीर बेडोल हो जाएगा, मोटापा बढ़ेगा। मोटापा बढ़ गया तो कई तरह के फिर रोग आपके शरीर में घर कर लेते हैं। मोटापे से ही सारे शरीर के रोग होने शुरू हो जाएंगे, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, शरीर उस भार को सहन नहीं कर पाएगा, तो आपके जोड़ कमजोर होने लग जाएंगे धीरे धीरे। और इसके एक बात यह है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो शुरू के जो 20 मिनट हमारे होते हैं, चाहे हम सूक्ष्म आसन ही कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, हाथ पैर हिला रहे हैं, किसी भी तरह से शुरू के 20 मिनट होते हैं, तो उसमें हमारा शरीर जो है कार्बोहाइड्रेट से जो वसा हमारे शरीर में एकत्र हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट के ज्यादा लेने से उसको बर्न करती है। और 20 मिनट के बाद फिर धीरे धीरे जो वसा है हमारे शरीर में, जो हम चिकनाई वाली चीजें ले रहे हैं, उनको लेने के बाद जो वसा एकत्र हुई है, तो हमारा शरीर फिर उसको उसको बर्न करना शुरू करता है। इसलिए आपको कहते हैं कि आप योग में या एक्सरसाइज में या सूक्ष्म आसन कर रहे हैं या पैदल चल रहे हैं, तो उस सब में निरंतरता बना के रखिए। अगर आपको मोटापा कम करना है, तो फालतू फैट शरीर का कम करना है, तो निरंतरता बनाए रखना इसलिए ज्यादा जरूरी है। ये है। और इसके अलावा अगर बसा लाभदायक भी है, ऐसा नहीं है कि बसा के नुकसान ही नुकसान है। और हमारे शरीर को सबसे पहले, शरीर को एक अच्छा सुंदर सा आकार मिलता है बसा के कारण। अगर बसा न हो, फैट न हो हमारे शरीर में, तो आप देख लीजिए, अभी मेरे गाल देख लीजिए, थोड़े से फूले हुए हो रहे हैं, आपके हैं या मेरे हैं, किसी के भी हैं। अगर फैट नहीं होगा तो पूरे चिपके रहेंगे ये, और केवल हड्डियों का ढांचा नजर आएगा। तो देख लीजिए हम सुंदर लगेंगे या नहीं लगेंगे। और ऐसे ही हमारा शरीर है, पैर है, हाथ है, हड्डियों का ढांचा नजर आएगा, तो केवल कंकाल तंत्र, कंकाल सब शरीर रह जाएगा। एक सबसे पहले तो सुंदरता हमारे शरीर की अगर बसा न हो तो कम हो जाती है। इसलिए इसका सही मात्रा में इसको लेना भी आवश्यक है। और दूसरा, हमारे शरीर को बाहरी आघातों से बचाता है ये। शरीर को एक कुशन का काम करता है। बसा हमारी त्वचा के नीचे, बसा जो इकट्ठी हो जाती है,
बाहर के आघातों से। अगर वसा हमारे शरीर में न हो, कि शरीर की मांस का गद्देदार हमारा शरीर न हो, उसमें मांस ऊपर से न हो, वसा न हो, तो क्या होगा कि बाहर से जरा सी चोट लगेगी तो हड्डियों को सबसे पहले चोट लगेगी, हड्डियों में, नसों में, जोड़ों में चोट लगेगी। जरा सा कहीं पर एक टच करते ही थोड़ा सा वो आघात लगने लग जाएगा। तो ऐसे बाहरी आघातों से भी हमारे शरीर को बसा बचाता है, एक कुशन की तरह हमारे शरीर को चोटों से बचाता है। और बसा को भोजन में स्वाद उत्पन्न करने के लिए भी बसा आवश्यक है। अगर रोज रोज बॉइल्ड खाना खाएंगे तो, या बिना बसा के, हम बिना घी तेल के हम लोग खाएंगे, तो स्वाद उसका खत्म हो जाएगा भोजन का। हालांकि जिनको मोटापा कम करना है तो उन्हें फिर कुछ दिन ऐसा खाना भी चाहिए, क्योंकि शरीर के अंदर जो आपका फैट जमा हो गया उसको बर्न करना है और बाहर से लेना नहीं है, तब फिर आपका संतुलन बन पाएगा। लेकिन जो फिट है तो थोड़ा बहुत उनको लेना ही चाहिए। ये भोजन में स्वाद बनाने के लिए भी, आहार को रुचिकर बनाने के लिए, भोजन में स्वाद बनाए रखने के लिए भी वसा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा है, और ये वसा जो है हमारे भोजन में विटामिन ए, डी, ई और के, इन चारों को भी अवशोषित करके रखता है। अवशोषित करके रखता है मतलब इन चारों को अपने में लेके रखता है, जकड़ के रखता है, ये इन चारों को अवशोषित करके रखता है। इसके लिए भी वसा की आवश्यकता होती है। इन चारों को, हमारे शरीर में ये चार ठीक ढंग से काम करें, विटामिन ए, डी, ई और के, ये चारों ठीक से काम करें, तो उसके लिए भी वसा की आवश्यकता होती है। ये मैंने बताया वसा के लाभ, और वसा को किस किस चीज, कौन सी बस, कौन सा फैट हमने लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। और उसके अलावा वसा अगर ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं, फैट हम ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं, तो ये तो सभी जानते हैं कि मोटापा सारे रोगों की जननी है। अधिकतर रोग हमारे शरीर में मोटापे के कारण होते हैं। ये तीसरा आ गया था हमारा वसा। अगला आता है हमारा विटामिन। नोट कर लीजिए विटामिन। विटामिन भी दो तरह से, विटामिन के भी दो तरह के विटामिन होते हैं। एक होते हैं वसा में घुलनशील, और दूसरे होते हैं जल में घुलनशील। अभी मैंने बताया था वसा में, वसा जो है विटामिन ए, डी, ई और के को अपने में अवशोषित करके रखता है, मतलब उसको घुलनशील बना के रखता है, उसमें घुलते हैं हमारे ये जो है विटामिन है। वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो है ए, डी, ई और के। ये वसा में घुलनशील है। और दूसरा है जल में घुलनशील। अब बचे सी और बी, ये हमारे जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी का पूरा समूह होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है जो, वो हो गया। और विटामिन सी, ये हमारा जल में घुलनशील विटामिन है। अब हम विटामिन के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। विटामिन हमारे शरीर के रोगों को दूर करने के लिए, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है, और शरीर के अलग अलग भागों में पहुंच करके हमारे शरीर के रोगों को दूर करते हैं। और अगर विटामिन हमारे शरीर में न मिल पाए, सही मात्रा में न मिल पाए, समुचित मात्रा में न मिल पाए, तो हम कई तरह के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, शरीर को कई तरह की समस्याएं होने लग जाती हैं। तो इसलिए इनके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम जानते हैं विटामिन ए। विटामिन ए हमको मिलता है दूध, दही, मक्खन, बटर में और घी में भी थोड़ी मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। यह है। इसके अलावा गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है। जो ऑरेंज कलर के जो फल होते हैं, जैसे पपीता है, उसमें विटामिन ए ज्यादा पाया जाता है। पपीता है, गाजर है, सेव में भी विटामिन ए पाया जाता है कुछ मात्रा में। और हरी सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है, और सबसे ज्यादा गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। इसको नोट कर लीजिए आप। विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो फिर रतौंधी नाम का रोग हो जाता है।
रतौंधी रोग क्या होता है, उसमें जैसे जैसे अ, शाम होनी शुरू हो जाती है, जैसे जैसे सूर्य ढलता है, वैसे वैसे आंखों की रोशनी कम होनी शुरू हो जाती है, आंखों से दिखाई देना कम होने लग जाता है। ये रतौंधी नाम का रोग है। ये बड़ा गंभीर रोग होता है और धीरे धीरे एक वक्त आता है, अगर ये बढ़ता चला गया तो फिर आंखों से दिखाई देना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। अगर विटामिन ए कम हो जाए तो आपकी नेत्र ज्योति भी कम होती है धीरे धीरे। रतौंधी नाम का, पहले तो धीरे धीरे हल्की सी नेत्र ज्योति कम होगी, फिर धीरे धीरे रतौंधी नाम का रोग होना भी शुरू हो जाएगा, और फिर एक वक्त आता है कि आंखों की रोशनी बिल्कुल भी चली जाती है, अगर ये रोग गंभीरता की अवस्था में पहुंच गया तो। ये विटामिन ए की कमी से होता है, और विटामिन ए की कमी से अगर ए ज्यादा कम हो गया आपके शरीर में तो फिर बाल गिरने भी आपके शुरू हो जाते हैं। त्वचा आपकी निस्तेज हो जाती है, स्किन जो होती है, स्किन की चमक कम हो जाती है, और स्किन की चमक होने के साथ साथ स्किन की खाल निकलनी शुरू हो जाती है। कभी कभी किसी को देखा जाता है कि बच्चे हैं या बड़े हैं, उंगलियों के पास से या अपनी हाथों को यूं करके करते हैं तो पता लगा कि एक पूरी परत स्किन की निकल रही है। ये विटामिन ए की कमी से होता है। अगर विटामिन ए आपके शरीर में कम है तो स्किन की जो एक परत सी है वो निकलनी शुरू हो जाती है आपकी त्वचा से, वो निकलना शुरू हो, त्वचा आपकी निकलनी शुरू हो जाती है। तो और स्किन की चमक कम हो जाती है, ये विटामिन ए की कमी से है। और दूसरा, और विटामिन बी आता है। विटामिन बी भी इसका पूरा समूह है। विटामिन बी 1 है, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 5, और इसके अलावा विटामिन बी 6, 9 और 12। इसका पूरा समूह है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहलाता है ये। इसके बारे में अलग अलग जानने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको फिर ऐसे याद नहीं हो पाएगा। मेन समझ लीजिए कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है पूरा एक समूह है। ये कॉम्प्लेक्स मीन्स हो गया समूह। विटामिन बी का पूरा समूह है, विटामिन बी 1, 2, 3, 5, 6, 9 और 12। ये पूरा समूह है विटामिन बी का। और ये हमें पाया जाता है अंकुरित अनाज में, सबसे ज्यादा अच्छे से पाया जाता है, अंकुरित अनाज में पाया जाता है। और ईस्ट जो इसको क्या कहा जाए, खमीर, हाँ ईस्ट को बोला जाता है खमीर। खमीर वाली चीजों में पाया जाता है, खमीर में पाया जाता है, या जिस भोज्य पदार्थ में खमीर उठता है, उस तरह के जैसे इडली है, डोसा है, ये खमीर उठा के बनाया जाता है, तो उसमें भी पाया जाता है ईस्ट में। और दूसरा, अनाज के छिलकों में पाया जाता है, छिलके वाली दालें हैं, और गेहूं का आटा है तो उसका उसके चोकर में, चोकर युक्त जो भी अनाज है उसमें भी पाया जाता है, गेहूं का हो या किसी भी उसका हो, तो उसके चोकर में आपको विटामिन बी 1 विटामिन बी पूरा कॉम्प्लेक्स है जो है, विटामिन बी उसमें पाया जाता है। और इसके अलावा चावल जो होता है, कन वाला चावल, एक तो होता है कि पॉलिश किया हुआ चावल होता है, एक जिसके बाहर से पॉलिश न निकाली हो, कन युक्त चावल होता है, तो उसमें भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। अब सबसे पहले है, अगर विटामिन बी 1, बी कॉम्प्लेक्स हो गया, उसमें सारे तरह के विटामिन पाए जाते हैं, बी के जितने भी भाग हैं पूरा समूह में ये इतनी चीजों में पाया जाता है। अंकुरित अनाज इसका बहुत अच्छा स्रोत है। और कुछ हरी सब्जियों में भी विटामिन बी पाया जाता है। और हरी सब्जियों में, फल में, दालों में और दूध में विटामिन बी पूरा पाया जाता है। तो अगर इसको अलग अलग तरह से देखें तो कई तरह के रोग अगर विटामिन बी की कमी हो जाती है तो उससे हो जाते हैं। जैसे बी 1 की कमी होने से जो होता है बेरी बेरी नाम का रोग होना शुरू हो जाता है। ये बहुत गंभीर रोग है। विटामिन बी 1 अगर कम हो जाए तो बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है। इससे क्या होगा, हमारा शरीर जो है पूरा कमजोर हो जाएगा धीरे धीरे। इतना कमजोर होने लग जाता है कि शरीर का एक एक जोड़ दुखना शुरू हो जाता है। शरीर के जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ कमजोर होने लग जाएंगे, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। और कभी कभी फिर जब ज्यादा रोग गंभीर हो गया, ज्यादा बढ़ गया, तो शरीर को छूते ही दर्द होने लग जाता है। इतना पूरी मसल्स जो है बर्न होने लग जाती है, और शरीर में झंझनाहट होना। कभी देखना, अगर विटामिन बी 1 की कमी होती है, शुरुआत हो रही होगी, तो आपकी उंगलियों की जो किनारे होंगे उनमें झंझनाहट होनी शुरू हो जाएगी, उंगलियों के किनारों में झंझनाहट शुरू हो जाएगी, फिर धीरे धीरे हाथ के ऊपर के हिस्से में
इस तरह से पैरों में झंझनाहट ज्यादा, थोड़ा बहुत झंझनाहट तो स्वाभाविक है। आप पालती मोड़ के बहुत देर तक बैठे हैं या किसी हिस्से को जोर से दबा के बैठे हैं, तो वहां पर ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता है, तब होती है ये झंझनाहट। लेकिन अगर आपके शरीर में विटामिन B1 की कमी है, तो ये झंझनाहट फिर धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, बिना दबाए भी, बिना कहीं पर कोई भाग दबे हुए भी, या आप बिना पालती मोड़े बैठे हैं, चल फिर रहे हैं, तब भी आपके हाथ पैरों में झंझनाहट होनी शुरू हो जाती है। तो आप सिग्नल समझ लीजिए कि आपके शरीर में विटामिन B1 की कमी है, जिसके कारण ये समस्या आ रही है। तो उससे संबंधित आप भोजन लेना शुरू कर लीजिए। तो विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, झंझनाहट होनी शुरू हो जाती है, फिर धीरे धीरे आपके शरीर के अधिकांश भाग धीरे धीरे सुन्न होने शुरू हो जाते हैं, सेंसरेशन की कमी होने लग जाती है। और इसके अलावा उल्टी आना, भूख न लगना और सिर दर्द होना, चक्कर आना, ये समस्याएं होने लग जाती है। बेरी बेरी नाम का रोग जो विटामिन B1 की कमी से हो जाता है, उसके बारे में बता रही हूँ। धीरे धीरे ये समस्या आती है, और कभी कभी फिर अगर रोग की गंभीरता बढ़ गई तो रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। ये इतना गंभीर रोग है। धीरे धीरे शुरुआत यहाँ से होती है कि शरीर के किसी भाग में सेंसरेशन की कमी होने लग जाती है, और सुन्नपन हो जाता है, झंझनाहट होनी शुरू होती है, और धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जोड़ों में दर्द होना, अकड़न होना। और विटामिन B1 जो है हमारा, इसकी कमी अगर शरीर में हो जाए, तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे शरीर को, शरीर जो है कार्बोहाइड्रेट और फास्फोरस, इन दोनों का पूरा उपयोग अच्छे से नहीं कर पाता। मैंने बताया था कि हमारे ब्रेन को या नर्वस सिस्टम को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, उसका भोजन है ग्लूकोज, वो हमको मिलता है कार्बोहाइड्रेट से। अगर विटामिन B की कमी हो जाए, B1 की कमी हो जाए, तो शरीर जो है कार्बोहाइड्रेट का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता, जिसके कारण हमारे ब्रेन की नसें भी कमजोर होने लग जाती है, और शरीर में विषैले द्रव्य इकट्ठे होने लग जाते हैं, जिसके कारण शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ते चले जाएंगे, और फिर कई तरह से हमारे शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाएगा, और हमारा नर्वस सिस्टम भी इसकी चपेट में आने लग जाता है। धीरे धीरे भूलना, डिप्रेशन होना, सिर दर्द होना, ये समस्याएं आने लग जाती है विटामिन B1 की कमी से। ये इतना गंभीर रोग है। अगर विटामिन B कम ज्यादा हो जाए, B1 कम हो जाए, तो कई तरह की समस्याएं हमारे शरीर को, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। अगला आता है विटामिन B2। ये हमारे शरीर में रक्त के परिभ्रमण के काम को सुचारू रूप से करता है, रक्त परिसंचरण तंत्र हमारा इससे स्ट्रांग बनता है, स्वस्थ बनता है, और हमारे शरीर के हार्मोन्स को बैलेंस करता है। विटामिन B2 है, शरीर में हार्मोन्स को बैलेंस करता है, और रक्त परिसंचरण तंत्र हमारा स्वस्थ रहता है इससे, ये अगर सही मात्रा में हमारे शरीर को मिल रहा है तो। मैंने चीजें बता दी कि ये अंकुरित अनाज में, ईस्ट में, और खमीर जिसको बोला जाता है, अनाज की छिलकों में, दालों में, और फलों में, सब्जियों में, दूध में, इस सब में पाया जाता है विटामिन B का पूरा कॉम्प्लेक्स। B1 भी, B2, B3, B5, B6, B9 और B12, ये पूरा मिला के कॉम्प्लेक्स हो गया। लेकिन अलग अलग चीजों की कमी होने से क्या क्या रोग हो रहे हैं, उसका थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए, वो मैं आपको बता रही हूँ। अब है विटामिन B3। इसकी कमी से क्या होता है, हमारे होंठ फटने शुरू हो जाते हैं, होंठ फटने शुरू हो जाते हैं, और जीभ में छाले, अक्सर कुछ लोगों के क्या होता है, जीभ में छाले अधिकतर होते रहते हैं। भोजन अच्छा ले रहे हैं, सब कुछ ठीक ले रहे हैं, पता लगा कि जीभ में छाले हो रहे हैं, कोई गर्म चीज नहीं ले रहे हैं, पानी भी ठीक मात्रा में पी रहे हैं, पता लगा बार बार जीभ में छाले हो जा रहे हैं, या होंठ फटते हैं, तो ये है विटामिन B3 की कमी से। ये सब और स्किन संबंधी गड़बड़ी होने लग जाती है। इसके अलावा आता है विटामिन B6 है, तो इसकी कमी हो जाए तो स्किन की समस्याएं आने लग जाती हैं। स्किन में अलग अलग, हमारी त्वचा में धब्बे से पड़ने लग जाते हैं, कभी सफेद धब्बे और कभी काले काले चकत्ते से पड़ने लग जाते हैं। इसी तरह से विटामिन B9 है, तो लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में, उनको नियंत्रित करता है, ये उनको बैलेंस रखता है। RBC हमारे शरीर में जो है, उनको बैलेंस रखने का काम करता है। और B12 है, तो ये ब्रेन की समस्याओं को दूर करता है। अगर समुचित मात्रा में हमारे शरीर को मिल रहा है,
तो हमारी ब्रेन संबंधी समस्याएं दूर होती है। इस तरह से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा है जो, अगर उसकी कमी हो जाए तो सबसे पहले बेरी 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 नाम का रोग होना शुरू हो जाएगा, और हमारे ब्रेन संबंधी समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ब्रेन तंत्रिका तंत्र, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, वो विटामिन B12 की कमी से उसमें उसमें गड़बड़ी होनी होनी शुरू हो जाती है। और तीसरा, हाथ पैरों में झंझनाहट होना, सनसनाहट होना, और धीरे धीरे जोड़ों का दर्द होना, शरीर का अकड़ जाना, और पूरा शरीर आपका निस्तेज हो जाना, और पूरा धीरे धीरे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लग जाती है, और रोगी गंभीर अवस्था में पहुंच जाता है। अगर रोग ज्यादा गंभीर अवस्था में पहुंच गया तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। ये विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी मैंने आपको बता दिया, सबसे सरल है। अंकुरित अनाज हफ्ते में 1 बार या 2 बार ले लीजिए। छिलके वाला अनाज लीजिए जो भी आप खा रहे हैं। छिलके वाली दालों का सेवन कीजिए। हरी सब्जियां, फल लीजिए। उससे आपको सब मिल जाता है एक साथ, सारे पौष्टिक तत्व मिल जाते हैं। अगला आता है विटामिन सी। सबको पता है खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। हर खट्टे फल हैं, हरी सब्जियों में भी विटामिन सी पाया जाता है, फलों में विटामिन सी पाया जाता है। सबसे ज्यादा आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कई तरह के रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में विकसित होती है। विटामिन सी अगर सही मात्रा में हमारे शरीर को मिल रहा है, और जोड़ों और हड्डियों को मजबूत काम करता है बनाने का काम करता है। विटामिन सी शरीर को शरीर के नव निर्माण की प्रक्रिया विटामिन सी के कारण चलती रहती है। अगर विटामिन सी कम हो जाए तो शरीर में जो पुरानी कोशिकाओं के टूटने के बाद नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। फिर शरीर में झुर्रियां होना, और आपकी स्किन जो होती है वो कमजोर होने लग जाती है। टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए, शरीर के वेस्ट को बाहर निकालने के लिए भी विटामिन सी की आवश्यकता होती है। और कोलेस्ट्रॉल अगर विटामिन सी अगर शरीर में कम हो तो कोलेस्ट्रॉल के पर शरीर नियंत्रण नहीं रख पाता, कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ने लग जाता है। विटामिन सी सही मात्रा में ले रहे हैं तो हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल के सिस्टम को भी ठीक रखता है। फालतू कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर कर देगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देगा फालतू फेस। और शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर करता है विटामिन सी। सबसे पहले शरीर के विजातीय द्रव्यों को, शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर करने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है विटामिन सी के कारण। खट्टे फलों को लीजिए और हरी सब्जियां लीजिए, तो उससे आपके शरीर में विटामिन सी की कमी नहीं हो पाएगी। अगला आता है विटामिन डी। विटामिन डी है, ये सूर्य की उपस्थिति में हमारा शरीर विटामिन डी का निर्माण करता है। विटामिन डी डायरेक्ट सूर्य की किरणों से नहीं मिलता है। ये एक भ्रम है कि हमें सूर्य की किरणों के पास बैठ रहे हैं तो सूर्य की किरणों से विटामिन डी मिल रहा है। विटामिन डी डायरेक्ट सूर्य की किरणों से नहीं मिलता है। हमारे शरीर में सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उस समय हमारा शरीर इर्गोस्ट्रोल हार्मोन होता है, उसको बनाता है। जैसे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं हमारे शरीर में, तो हमारा शरीर सूर्य की किरणों की उपस्थिति में इर्गोस्ट्रोल हार्मोन को बनाता है, जो विटामिन डी की शरीर में निर्माण करता है। इर्गोस्ट्रोल हार्मोन छोड़ने लग जाता है, जो फिर विटामिन डी का निर्माण करता है हमारे शरीर के अंदर। और लगभग 45 मिनट लगातार अगर हम सूर्य की किरणों के पास बैठते हैं, या 45 मिनट तक पूरे दिन में आपको सूर्य की किरणों के आसपास होना चाहिए, आपके स्किन में सूर्य की किरणें पड़नी चाहिए, तब आपको फिर विटामिन डी आपका शरीर तब उस समय अच्छे से बनाएगा। विटामिन डी की अगर कमी हो जाए शरीर में तो सबसे पहले तो आपके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसकी कमी से रिकेट्स नाम का रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम का रोग होता है, जिससे दांत हिलने लग जाते हैं, दांत कमजोर होने लग जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और हड्डियां कमजोर होंगी, दांत हिलने लग जाएंगे, दांत कमजोर हो जाएंगे, और जोड़ों में दर्द, हड्डियां कमजोर होंगी तो जोड़ों में दर्द होगा, और ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाएगा। या इसके अलावा क्या होगा, कई बार ऐसा होता है कि जरा सा चल रहे हैं, एक किसी चीज से जरा सी टक्कर लगी तो पता लगा कि हड्डियों के टुकड़े टुकड़े हो गए, कई जगह से हड्डियां क्रैक हो गई। तो ये विटामिन डी की कमी से होता है।
विटामिन डी आजकल हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर हम लोग तो खैर खुले की जगहों में रहते हैं, फिर भी जो छोटी जगहों में रह रहे हैं उनके घर खुले होते हैं, धूप भी आती है और धूप का सेवन भी करते हैं। लेकिन जो हमारे नए बच्चे हैं, एसी रूम में दिन भर रहते हैं, ऑफिस में गए, सुबह जल्दी निकले, ऑफिस में गए, दिन भर एसी रूम में बंद रहे, शाम को निकले और अपने घरों में पहुंचे, तो ऐसे लोगों को जोड़ों में दर्द होना, विटामिन डी की कमी होना बहुत ज्यादा होने लग गया है। तो विटामिन डी की कमी पूर्ति करने के लिए सबसे पहले सरल उपाय है कि सूर्य की किरणों का मिलना बहुत जरूरी है। अपने घर के खिड़की दरवाजे खुले रखिए, जहां से सूर्य की रोशनी आती है वो आपके शरीर को सीधी लगे तो और अच्छा है। कोशिश कीजिए कि दिन में एक बार भी आप किसी समय कुछ टाइम सूर्य की रोशनी में बिता पाएं। इसके अलावा अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो बाहर से फिर कैप्सूल या इंजेक्शन भी लिए जा सकते हैं। लेकिन कुछ मात्रा दूध में भी विटामिन डी की पाई जाती है, और गाय के दूध में भी, गाय के घी में भी और दूध में भी विटामिन डी की कुछ मात्रा पाई जाती है। लेकिन ये सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य की किरणों का आपके शरीर में पड़ना, और लगभग 45 मिनट तक पड़े तो बहुत अच्छा है प्रतिदिन। आजकल तो सर्दियों के दिन है, धूप में बैठ करके, जिसके आसपास कहीं भी धूप आती है, अपना धूप में बैठ करके अपने कुछ कामों को निपटा लो या वहीं बैठ के कुछ भी कर लो, तो उससे भी आपके शरीर को विटामिन डी अच्छे से मिल जाता है। अगला आता है विटामिन ई। विटामिन ई आपको मिलेगा अंकुरित अनाजों में। अंकुरित अनाज बहुत अच्छा स्रोत है हमारे भोजन के लिए, सारे पौष्टिक तत्वों को प्राप्त करने के लिए। अंकुरित अनाज ये आपको मिलेगा अंकुरित अनाज में, सब्जियों में, और दूध में भी कुछ मात्रा में विटामिन ई मिलता है, बटर में और गाय के घी में, दूध की मलाई में, इस सब में कुछ मात्रा में विटामिन ई मिल जाता है। और हरी सब्जियों में, अंकुरित अनाज में ये प्रचुर मात्रा में मिल जाता है विटामिन ई। इसकी कमी से सबसे पहले तो आपकी स्किन जो है, स्किन की चमक बढ़ाने के लिए, त्वचा की चमक बढ़ाने के लिए विटामिन बी ई की आवश्यकता होती है। अगर ये विटामिन ई की आपके शरीर में कमी है तो आपकी स्किन जो है बिल्कुल निस्तेज हो जाएगी, डल पड़ जाएगी, एकदम से उसकी चमक कम हो जाएगी। दूसरा, बालों को बाल बढ़ने के लिए या बालों को मजबूत बनाने के लिए, उसके लिए भी विटामिन ई चाहिए होता है। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, इन सब के लिए विटामिन ई की आवश्यकता होती है। और अगर विटामिन ई शरीर में ज्यादा कम हो जाए तो इनफर्टिलिटी की समस्या होने लग जाती है। विटामिन ई की कमी से इनफर्टिलिटी रोग, जो प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है, ये भी विटामिन ई भी प्रचुर मात्रा में हमारे शरीर को मिलना चाहिए। ये आपको अंकुरित अनाज से, हरी सब्जियों से, फलों से मिल जाता है। फिर आता है अगला विटामिन के। विटामिन के हमको मिलता है, सबसे ज्यादा मिलता है ब्रोकली में। ब्रोकली में सबसे ज्यादा विटामिन के मिलता है, हरी सब्जियों में, ब्रोकली में, पालक में। पालक में आयरन भी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, और हरी सब्जियों में सभी में आयरन होता है। और इसमें पालक में और ब्रोकली में, हरी सब्जियों में, हरी मटर में, गाजर है, सलजम है, इन सब में विटामिन के अच्छे से पाया जाता है। और दूध जो है, सभी तरह की दूध में सभी तरह के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। दूध एक अच्छा स्रोत है। गाय का दूध अगर आप लेते हैं, सुपाच्य भी है, और उसमें आपको विटामिन सी के अलावा सभी पौष्टिक तत्व मिल जाते हैं। दूध में भी विटामिन के पाया जाता है। अगर विटामिन के हमारे शरीर में कम हो जाए तो इसके कारण, इसकी कमी होने से हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमना कम हो जाता है, बंद हो जाता है। रक्त का थक्का क्या होता है? जैसे आपके शरीर में कहीं पर कट लग गया, समझ लीजिए कि मेरी उंगली में कहीं सब्जी काटते काटते कट लग गया, तो क्या होता है, हम हल्का सा ऐसे दबाते हैं थोड़ी देर, तो वो रक्त, जो खून गिर रहा है, ब्लड गिर रहा है, वो गिरना बंद हो जाता है। अगर विटामिन के की कमी है तो आपके कहीं छोटा सा भी कट लगा तो रक्त बहेगा और बहता ही चला जाएगा। आप उसको रोकना चाहेंगे, आप उसे रोक नहीं सकते, वो बहता चला जाएगा रक्त। ये इतना, और कई बार तो ऐसा होता है कि कहीं पर कोई गिरा, चोट लगी कहीं पर से, रक्त गिर रहा है, और गिरते गिरते विटामिन के की अगर कमी है तो रक्त का थक्का जमना तो बंद हो गया। रक्त का थक्का जब जमता है, जैसे आप दबा रहे हो, आपके शरीर में विटामिन के पर्याप्त मात्रा में है, वो ठीक से काम कर रहा है, तो दबा रहे हो तो थोड़ी देर में रक्त बहना बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां पर रक्त का थक्का जमना शुरू हो जाता है, और वो रक्त को रोक लेता है, अंदर से आते हुए बहते हुए रक्त को रोक लेता है।
लेकिन अगर रक्त की कमी, विटामिन के की कमी है, तो रक्त आपका बहता ही चला जाएगा। आप उसको कितना ही रोकने की कोशिश करेंगे, कभी कभी छोटा सा एक एक्सीडेंट होता है, जिनके शरीर में रक्त का ये विटामिन के कम मात्रा में होता है, रक्त जमना बंद हो गया तो पता लगा कि वो बहता चला गया, और फिर कई बार रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। ये आया विटामिन के बारे में मैंने बताया। विटामिन के की कमी होने पर रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है, और वो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, विटामिन के। अगला आता है खनिज लवण। जैसे शरीर के लिए और विटामिन की आवश्यकता है, मिनरल्स की आवश्यक विटामिन की आवश्यकता है, वसा की, कार्बोहाइड्रेट की, या फैट उसकी, प्रोटीन की आवश्यकता है, उसी तरह से हमारे शरीर को खनिज लवण की भी आवश्यकता है। खनिज लवण में आ जाता है हमारा, जैसे लगभग शरीर का 20वां हिस्सा जो है, हमारे शरीर का जो वेट है उसका 20वां हिस्सा जो है, हमारे शरीर में खनिज लवण पाया जाता है। इसमें आ जाता है आपका आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। अब आयरन की अगर कमी हो जाए शरीर में, तो आपके शरीर में ब्लड की कमी होनी शुरू हो जाएगी, रक्त की कमी होनी शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियां और दांत कमजोर होने शुरू हो जाएंगे। और मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, ब्लड के संतुलन को, शरीर में रक्त के संतुलन को सही रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। तो इसका स्रोत है, ये हमें मिल जाते हैं हरी सब्जियों में, फल में, दूध में, मक्खन, घी आदि, इस सब में हमें मिल जाता है। जो हम अनाज ले रहे हैं, जो भी अनाज ले रहे हैं उसमें भी इसकी मात्रा में उसकी मात्रा पाई जाती है। तो अगर इनकी हमारे शरीर में कमी हो जाए, सबसे पहले तो ये हमारे शरीर में एसिडिक बेस को बैलेंस करते हैं। शरीर में क्षार को और अम्ल की जो का बैलेंस है उसको बना के रखते हैं। शरीर के रक्त को संतुलित बनाए रखने में भी मदद करते हैं। दूसरा मैंने बताया आयरन है। आयरन की कमी हो जाए तो शरीर में रक्त की कमी होने लग जाएगी, और फिर एनीमिया की समस्या होनी शुरू हो जाएगी, या जोड़ों में दर्द होना, हाथ पैरों में दर्द होना, नसों में दर्द होना, ये समस्याएं होनी शुरू हो जाएंगी। अगर कैल्शियम की कमी होती है तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, दांत कमजोर होने लग जाएंगे कैल्शियम की कमी के कारण। इसी तरह मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, इन सब की जितने भी खनिज लवण हैं, इन सब की कमी होने से हमारे शरीर में एसिडिक बेस जो हमारे शरीर का बना रहता है उसकी कमी होने लग जाती है। और नस नाड़ियों में ब्लड का सर्कुलेशन बनाए रखने के लिए भी खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर जो है निरंतर वेस्ट को बाहर छोड़ता है, जैसे पसीने के रूप में, यूरिन के रूप में। इस तरह से भी हमारे शरीर के जो विजातीय द्रव्य हैं वो बाहर जाते हैं। तो इनको बाहर निकालने की क्षमता लगातार शरीर में बनी रहे, ये कार्य क्षमता ठीक ठीक से बनी रहे, इसके लिए भी खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है, खनिज लवण की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा शरीर में होने वाली सभी प्रकार की प्रक्रियाओं को बैलेंस रखते हैं खनिज लवण। तो इनकी भी आवश्यकता होती है। ये हमको मिल जाते हैं हरी सब्जियों से, फल से, दूध से, और मक्खन, घी आदि, इस सब में हमें ये मिल जाते हैं। अगला आता है मुख्य हिस्सा, जल। आहार का जो मुख्य घटक है उसमें एक मेन है जल। शरीर का लगभग 65% भाग हमारा जल का है। 65% भाग हमारे शरीर में जल पाया जाता है। और शरीर के विजातीय द्रव्यों को निकालने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। शरीर में रक्त के संतुलन को बनाए रखने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। शरीर में भोजन के पाचन को बनाए रखने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल हमारे शरीर में विशेष आवश्यक है। अगर एक दिन भी जल ठीक से नहीं पी पाए तो शरीर की प्रक्रियाएं जो होती हैं सभी बाधित होने लग जाती है। शरीर में जितनी क्रियाएं प्रक्रियाएं चल रही है सभी बाधित होने लग जाती है। जल हमारे शरीर के लिए विशेष आवश्यक है। ये हमें पाया जाता है, एक तो सामान्य तरह से जल ले लेते हैं, उससे तो मिलेगा ही मिलेगा जल आपको। ये एक दिन में लगभग 2 से 2.5 लीटर तो जल पीना ही पीना चाहिए। हम क्या करते हैं, सर्दी के दिन आते हैं तो जल पानी पीना कम कर देते हैं, लेकिन सर्दियों में भी आपको पानी पीना आवश्यक है। जितने आपके शरीर को आवश्यकता होती है उतना पानी पीना बहुत जरूरी है।
और थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं। गर्मियों में थोड़ा ज्यादा इसलिए करते हैं कि हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसके साथ भी जल का कुछ भाग जाता है। आप सांस छोड़िए ऐसे करके, ऐसे छोड़िए किसी शीशे के सामने, तो आप देखेंगे कि पूरा भाप से इकट्ठी हो जाती है, जल इकट्ठा हो जाता है। सांस छोड़ते हैं, शरीर के विजातीय द्रव्यों को भी बाहर छोड़ रहे हैं, उसके साथ भी जल की कुछ मात्रा बाहर जाती है। और गर्मियों में ये प्रक्रिया तेज हो जाती है क्योंकि हवा शुष्क होती है गर्मियों में, तेज और शुष्क हवा होती है, तो इसलिए। और जब हम सांस छोड़ रहे हैं उसके साथ भी जल बाहर जाता है, इसलिए गर्मियों में थोड़ा ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और दूसरा, पसीना गर्मियों में ज्यादा निकलता है, तो ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। पसीना टॉक्सिन्स को हमारे शरीर से बाहर निकालता है, और गर्मियों में ज्यादा मात्रा में पसीना निकलेगा तो शरीर से ज्यादा मात्रा में जल बाहर चला जाएगा, तो शरीर में जल की कमी होनी शुरू हो जाएगी। तो तब उस समय थोड़ी ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन सर्दियों में भी शरीर की क्रियाओं को सुचारू रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल पीना चाहिए, वो हम कम पीते हैं। अब जल किसी भी रूप में लिया जा सकता है। आपने लस्सी पी है, उसके रूप में चला गया। आपने दूध पिया है, उसके रूप में चला गया जल। आप फल सब्जियां ले रहे हैं, उनमें भी आप रसदार रसीले आपके कोई फल हैं तो उनमें भी जल की कुछ मात्रा होती है। सब्जियां ले रहे हैं, उसमें भी जल की मात्रा होगी। तो किसी न किसी रूप में आप जल ले रहे हैं जो आपके शरीर को मिल रहा है। उसके अलावा अगर जल आपका पर्याप्त मात्रा, आप सब्जियां रसेदार सब्जियां ले रहे हैं, दाल ले रहे हैं, तो उसके द्वारा भी आपके शरीर में जल की आपूर्ति हो रही है। लेकिन बाहर से कुछ जल लेना आवश्यक है, जिससे कि आपका शरीर का लगभग 2 से 2.5 लीटर रक्त जल हो जाना चाहिए। ये क्या काम करता है? शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के काम आएगा। पसीने के रूप में निकल रहे हैं और यूरिन के रूप में निकल रहा है, और आपके शरीर से वेस्ट के रूप में, आपका टॉयलेट के रूप रास्ते, आपका जो गंदगी है वो बाहर निकल रही है, उसके लिए भी जल की आवश्यकता होती है। पानी ज्यादा मात्रा में नहीं पिएंगे, ठीक मात्रा में नहीं पिएंगे, तो पेट भी कब्ज हो जाएगा। आपको फिर स्टूल छोड़ने में भी आपको परेशानी होगी, ये आपकी समस्या हो जाएगी। और उसके अलावा भोजन का पाचन अच्छे से नहीं होगा। शरीर में रक्त का जो परिभ्रमण चक्र चक्र है, चलता रहता है, वो भी ठीक से नहीं हो पाएगा। हर चीज के लिए जल की आवश्यकता है, उसको लेना बहुत जरूरी है टॉक्सिन्स को बाहर छोड़ने के लिए। प्रतिदिन 2 से 2.5 लीटर जल पीना ही चाहिए। सर्दियों में भी कम से कम 2 लीटर तो जल पियो ही पियो। पानी जो है इतना पीना चाहिए। और अगला आता है फाइबर। फाइबर होता है रेशेदार पदार्थ, जिसकी हमारे शरीर को बहुत आवश्यकता है। इसको भी हमें लेना ही लेना चाहिए, फाइबर को। अनाज व पत्तेदार सब्जियों में फाइबर मिल जाता है, रेशा जिसको कहा जाता है। फाइबर की ये खासियत होती है कि ये हमारे शरीर में टिकता नहीं है। ये शरीर में टिकता नहीं है, जितना भी फाइबर लेंगे शरीर में टिकेगा नहीं, ये हमारी आंतों में टिकेगा नहीं। और आंतों के साथ जब बाहर निकलेगा आंतों से, तो अपने साथ शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको निकाल के बाहर करेगा, जिससे हमारी आंतें साफ होंगी। अगर आंतें साफ रहेंगी, क्लीन रहेंगी, तो हमारा जो भोजन है, हम जो भी भोजन कर रहे हैं, उससे जो भी हमारे शरीर को न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, हमारे शरीर के अलग अलग भागों में, वो अच्छे से मिलेंगे। और आंतों के अगर आंतें अगर आपकी गंदी हो गई, उनमें गंदगी जमा हो गई, टॉक्सिन्स जमा हो गए, तो शरीर में कई तरह के विषैले द्रव्य पैदा हो जाते हैं। सबसे पहले आंतों को रखना, पेट को साफ रखना बहुत जरूरी है। आंतों का साफ होना बहुत जरूरी है। तो फाइबर जो होता है आपकी आंतों से गंदगी को खींच के बाहर निकालता है। ये आपको मिलेगा, चोकर युक्त आटा है, कोई भी आटा है, चोकर युक्त आटा है, मोटा मोटा अनाज आप ले रहे हैं, उसमें फाइबर पाया जाता है। हरी सब्जियां, रेशेदार सब्जियां या फल हैं, उन सब में फाइबर पाया जाता है, जो हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को निकाल के बाहर करता है, विजातीय द्रव्यों को निकाल करके बाहर कर देता है, और हमारी आंतों को स्वस्थ बनाता है। अगर हमारी आंतें स्वस्थ और सबल है, तो शरीर में हमारा रक्त दूषित नहीं हो पाएगा। आंतें अगर दूषित हो जाएंगी, उनमें टॉक्सिन्स जमा हो जाएंगे, तो हमारा रक्त दूषित होता है। और वो रक्त दूषित होकर के शरीर के अलग अलग भागों में, पूरे शरीर में, आपको सुबह क्लास में बताया भी गया, आदरणीय दीदी जी ने बताया कि हमारे शरीर में लगभग 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां होती है। 72,000 नाड़ियां हैं, और सारी नस नाड़ियों को मिला करके इतनी मात्रा है, 72 करोड़ 72 लाख 10,201, लगभग इतनी है। और अगर हम
अगर हमारा रक्त दूषित है, ब्लड हमारा साफ नहीं है, दूषित है, उसमें टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, तो छोटी छोटी महीन महीन नस नाड़ियां होती हैं। कुछ नसें, तो हमारा बाल है, एक बाल लगभग होता है 70 माइक्रोन का, तो उससे भी कई गुना, 10 गुना ज्यादा पतली नसें भी हमारे शरीर में है। इसी तरह से नाड़ियां है, उनसे होकर के हमारा रक्त जो है शरीर के अलग अलग भाग तक पहुंचता है, शरीर के हर पार्ट तक पहुंचता है। रक्त जो है, रक्त भी पहुंचता है, ऑक्सीजन भी पहुंचती है। अगर रक्त हमारा स्वस्थ नहीं है, उसमें टॉक्सिन जमा है, तो फिर नाड़ियों में ब्लॉकेज जमा हो जाते हैं, नाड़ियों में ब्लॉकेज आ जाते हैं, क्योंकि वो नाड़ियों में जो टॉक्सिन्स हैं वो चिपक जाते हैं वहां पर और जमा हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे शरीर के अलग अलग भागों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच जाती है, क्योंकि नाड़ियां उनको, नसें जो है, नस और नाड़ियां हैं वो बंद हो गई टॉक्सिन से। फिर अगली आगे आगे को जो सप्लाई हो रहा है ऑक्सीजन या ब्लड, वो सप्लाई नहीं हो पाता है। फिर इसके कारण शरीर में कई तरह के रोग होते हैं, जैसे जोड़ों के पास अगर अ, आपका रक्त शुद्ध नहीं है, जोड़ों के पास रक्त के टॉक्सिन्स जमा हो जाएंगे, या आपकी नसों में जमा, जोड़ों के पास जमा हो गए तो जोड़ों में दर्द होगा। नसों में जमा हो गए तो वो नस और नाड़ियां शरीर के जिस भाग तक पहुंच रही है, लीवर तक पहुंच रही है, तो वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि वहां टॉक्सिन जमा हो गए, जाम लग गया। या आपके हार्ट तक पहुंच रही है, तो वहां पर तक कोई टॉक्सिन जमा हो गए, तो हार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, धीरे धीरे हार्ट कमजोर होने लग जाएगा। ऑक्सीजन हमारे शरीर के अलग अलग हमारी जितनी कोशिकाएं हैं उनका पोषण है, उनका भोजन है ऑक्सीजन हमारे शरीर का। तो वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, तो पोषण नहीं मिल पाएगा और शरीर में जगह जगह टॉक्सिन्स जमा होंगे। ये सब होगा रक्त की गंदगी से। और रक्त की गंदगी कब होगी? जब हमारी आंतें साफ नहीं होती हैं, हमारा पेट साफ नहीं है, आंतें साफ नहीं है। उन आंतों को साफ करने के लिए, उनको स्वच्छ बनाने के लिए हमें आवश्यकता है फाइबर की। और ये फाइबर है, रेशेदार पदार्थ है। इसकी खासियत ये है कि हमारे शरीर में ये जमा नहीं रहते, टिकते नहीं है, इसको बाहर निकलना ही निकलना है। और जब ये निकलते हैं तो अपने साथ शरीर की जितनी भी गंदगी है, आंतों की जितनी गंदगी है, उसको निकाल के बाहर कर लेते हैं। तो इसलिए हमारे शरीर को फाइबर की भी आवश्यकता है। ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया भोजन के घटक जो हैं, भोजन में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। और इसको ज्यादा मैंने जैसे बताया ना, कितनी मात्रा में विटामिन होना चाहिए, किसमें प्रोटीन कितना होना चाहिए, क्या लेना चाहिए, इसको आप ज्यादा चिंता मत करो। हमारा भारतीय भोजन सबसे अच्छा भोजन है, जिसमें दाल चावल सब्जी रोटी सलाद सब कुछ पाया जाता है। अगर आप उसको सामान्य तरीके से लेते हैं, हमारे भारतीय भोजन है, तो आपको सारे न्यूट्रिशंस खुद ही मिल जाएंगे। इसमें इतने में ही आपको सब कुछ मिल जाता है प्रतिदिन। और अगर हम योग प्राणायाम कर रहे होते हैं, तो हमारा शरीर उस सबको अच्छे से पचाने की क्षमता रखता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सारे न्यूट्रिशन से ले रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से सारे पौष्टिक तत्व ले रहे हैं, अपने शरीर को दे रहे हैं, लेकिन हमारा शरीर उसे एब्जॉर्व नहीं कर पाता, ग्रहण नहीं कर पाता, हमारे शरीर को लगता ही नहीं है। कई बार कहते हैं ना कि खाना तो बहुत अच्छे से खाता है किसी बच्चे के लिए या बड़े के लिए, लेकिन इसके शरीर को लगता ही नहीं है, ये दिन पर दिन सूखता जा रहा है या कमजोर होता जा रहा है। उसका कारण ये है कि हमारे सिस्टम ठीक नहीं है, तो हमारा शरीर उसे ग्रहण नहीं कर पा रहा है, वो वेस्ट के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है। और जब हम योग प्राणायाम करते हैं तो सारे सिस्टम हमारे बैलेंस होते हैं। अगर कोई चीज थोड़ी सी कम भी हो गई, तो उसको हमारा शरीर अगले दिन आपूर्ति उसको ले लेता है, उसको ले लेगा, उसकी पूर्ति अगले दिन कर लेगा या उसके अगले दिन कर लेगा, छोटी मोटी चीजें। इसलिए ज्यादा चिंता करने की बात नहीं, आवश्यकता नहीं है कि क्या खाएं और क्या न खाएं। जो हमारा भारतीय भोजन है सबसे अच्छा भोजन है। दाल चावल सब्जी रोटी सलाद, उसमें कच्चे फल भी खाइए, कच्चे सलाद भी खाइए, सब्जियां खाइए, सलाद खाइए। तो ये आपके शरीर के अधिकांश रोगों को दूर करने के लिए। ये मैंने आपको बताया केवल भोजन के घटक। और एक थोड़ा सा भोजन के बारे में इसके साथ साथ ही आपको बताती हूँ। भोजन को बहुत ज्यादा पकाकर खाते हैं या बहुत ज्यादा तल भुन करके खाते हैं, तो वो हमारे शरीर के ज्यादा काम नहीं आता है। क्योंकि भोजन को जिस रूप में फल सब्जियां हैं, उसको आप बहुत ज्यादा पका करके ले रहे हैं, कूट पीट करके ले रहे हैं, तल भुन के ले रहे हैं, तो वो शरीर के अधिकांश भागों तक नहीं पहुंच पाएगा, उसमें उतने न्यूट्रिशंस नहीं रहेंगे। कुछ सब्जियां हैं या फल हैं, भोजन है, उनमें एंजाइम्स पाए जाते हैं।
वो एंजाइम से हैं हमारे भोजन को पचाने के काम आते हैं। शरीर में अनेक 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 तरह के रसों को पहुंचाते हैं जो भोजन को अच्छे से पचाता है और शरीर के अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन हम उसको पका देते हैं बहुत ज्यादा, या उसको तेल मसाला डाल करके उसको भून करके बहुत ज्यादा वैसे बनाते हैं, तो वो उनके एंजाइम्स खत्म हो जाते हैं। फिर वो एंजाइम्स जो है, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं उनको हमारा शरीर भी उनका निर्माण नहीं कर पाता। फिर वो पचेगा नहीं, वो आपके शरीर में या तो दूषित होकर के जमा होगा, टॉक्सिन्स बन करके दूषित बन के जमा होगा, या फिर हमारे शरीर से वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। अगर दूषित होके जमा हो गया तो फिर आपको गैस, एसिडिटी, और फिर पेट का भारीपन रहना, भूख न लगना, ये सब समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। अगर बाहर निकल गया शरीर को तो आपके पोषण नहीं मिल पाएगा। इसलिए शरीर को हल्का और सुपाच्य भोजन को हल्का और सुपाच्य बना के खाना चाहिए। और एक चीज ये है कि हमारे भोजन को 80% भोजन हमारा अल्कलाइन होना चाहिए। अल्कलाइन मतलब क्षारीय। और 20% हमारा भोजन होना चाहिए एसिडिक। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसका उल्टा करते हैं। प्रतिदिन आप अंदाज लगाओ कि किस तरह से खाना खा रहे हो आप। 20% हम लोग लेते हैं अल्कलाइन भोजन या क्षारीय भोजन जिसको बोला जाता है। 80% हम लोग ले लेते हैं एसिडिक भोजन। एसिडिक भोजन क्या है? उसमें आता है सबसे पहले चीनी, मैदा, और ज्यादा अगर नमक ले रहे हैं तो वो भी एसिडिक भोजन में आ जाता है। इसके अलावा तले भुने पदार्थ जो भी है, बहुत सारी तली भुनी सब्जियां, या मैदे के पदार्थ ले रहे हैं, बिस्किट ले रहे हैं, आइसक्रीम ले रहे हैं, चॉकलेट ले रहे हैं, ये सब एसिडिक भोजन में आते हैं। ये आपके अल्कलाइन भोजन में या क्षारीय भोजन में नहीं आते हैं। और क्षारीय भोजन है आपका, चीनी के बदले आप लीजिए गुड़। मीठे के लिए आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी बहुत नुकसानदायक है। चीनी में सल्फर पाया जाता है चीनी को बनाने के लिए। तो वो हमारे लीवर में इकट्ठा हो जाता है। हमारा लीवर उसका पाचन नहीं कर पाता, लीवर के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है, धीरे धीरे हमारा लीवर कमजोर होने लग जाता है। अगर हमारा लीवर कमजोर हो गया तो शरीर की अधिकांश जो है सिस्टम है वो धीरे धीरे कमजोर होने लग जाते हैं, और शरीर के अधिकांश पार्ट कमजोर होने लग जाते हैं। अब एक दिन अभी इसके बारे में और बताऊंगी, लीवर के बारे में। तो ये अगर चीनी चीनी नुकसानदायक है, उसके बदले आप गुड़ लीजिए, गन्ने का रस लीजिए, या ड्राई फ्रूट से ले लीजिए। चीनी के बदले आप कोई मीठी चीज बना रहे हैं उसमें डेट्स डालिए, खजूर डालिए, किशमिश डालिए। इस तरह से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ का यूज कीजिए। और इसके अलावा सभी प्रकार के अंकुरित अनाज आपके उसमें आ जाते हैं। क्षारी भोजन है हरी सब्जियां जो बहुत ज्यादा तेली न बना करके पकाई गई हो, सिंपल तरीके से बनाई हो, थोड़ा सा हल्का सा चौंक लगा के। हरी सब्जियां हैं, फल हैं, सभी तरह के फल, सभी तरह की सब्जियां, ये आपका क्षारीय भोजन है। चोकर युक्त आटा है और मोटा अनाज है, ये आपका क्षारीय भोजन में आ जाता है। दूध आपका क्षारीय है। वो तब तक क्षारीय है जब तक आप उसे केवल एक उफान लगा करके उबालते हैं। बहुत ज्यादा उबालते हैं दूध को तो वो एसिडिक हो जाता है। और इसके अलावा खोया बना रहे हैं, या दूध दूध से बनी हुई मिठाइयाँ हैं जो बहुत पका के बनाई जाती हैं, वो एसिडिक भोजन में आती हैं। और शहद आपका जो है क्षारीय है, अल्कलाइन जिसको बोलते हैं वो है। और इसके अलावा शहद क्षारीय है लेकिन बहुत सुपाच्य है, साथ में सुपाच्य भी है शहद। 5 मिनट के अंदर ही आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है और आपके शरीर को क्विक एनर्जी देता है शहद, क्योंकि वो मधुमक्खियों द्वारा पहले ही पचाया गया होता है। आपको उसका पाचन करने की जरूरत नहीं पड़ती। शहद इतना अच्छा है। और शहद का एक खासियत इसकी ये है कि इसको गर्म पानी में डालते हैं तो इसकी तासीर होती है गर्म। सर्दियों में इसको गुनगुने पानी में लेना चाहिए। अगर इसको, हाँ देसी खांड भी ले सकते हैं, इन्होंने पूछा देसी खांड ले सकते हैं, हाँ देसी खांड भी ले सकते हैं, वो क्षारीय भोजन में आता है। और शहद को अगर गर्म पानी में डालते हैं तो उसकी तासीर गर्म हो जाती है। अगर ठंडे पानी में डालते हैं, गर्मी के दिनों में शरबत में ठंडे पानी में अगर आप शहद डाल रहे हैं तो उसकी तासीर ठंडी हो जाती है, ये इसकी खासियत है। और बहुत ज्यादा गर्म पानी में शहद को नहीं लेना चाहिए, इसके बहुत सारे गुण नष्ट हो जाते हैं अगर ज्यादा गर्म पानी में ले रहे हैं तो। गुनगुने पानी के साथ लीजिए इसको। तो ये शहद ले सकते हैं आप मीठे के लिए।
इसके अलावा मैंने बताया सभी तरह की फल सब्जियां और अनाज, मोटा अनाज, ये आपका सब क्षारीय भोजन में आता है, इसको लीजिए। चावल अगर आप लेते हैं तो जो बिना पॉलिश किया हुआ कण युक्त चावल है, उसकी बाहर की एक लेयर होती है ब्राउन कलर की, वो निकल जाती है, तो फिर उस चावल में कुछ भी शेष नहीं बचता। जो आप उसके बाहर की जो लेयर होती है उसी में विटामिन बी भी पाया जाता है, उसी में विटामिन बी भी पाया जाता है, और इसके अलावा विटामिन ए, बी, डी, ई, के, ये सारे पाए जाते हैं। अच्छी मात्रा में उसमें प्रोटीन पाया जाता है, और कुछ मात्रा में उसमें फैट भी पाया जाता है। सारे पौष्टिक तत्व उसमें पाए जाते हैं। और उसके जो चोकर युक्त जो चावल, उसका जो बाहर का कण युक्त जो चावल होता है, वो डायबिटीज को भी ठीक करने के लिए काम आता है। उसके शरीर से अधिकांश सिस्टम उससे ठीक होते हैं। लेकिन जो हम पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं, उसमें हमें एक तरह से सोच लीजिए कि जैसे मैदे की रोटी खा रहे हैं, वैसा ही समझ लीजिए। उसके अधिकांश पौष्टिक तत्व निकल चुके होते हैं, और वो हमारे शरीर को ज्यादा लाभ नहीं देता है ये। अगर कण युक्त चावल खा रहे हैं तो वो आपका क्षारीय भोजन में आता है, और जो पॉलिश किया हुआ जो हम नॉर्मली चावल लेते हैं, वो आपका एसिडिक भोजन में आता है। ये आपका क्षारीय और अम्लीय भोजन जो मैंने बताया उसके बारे में। और ऐसा ही हमारा रक्त होना चाहिए, 80% रक्त हमारा क्षारीय होना चाहिए, 20% अम्लीय होना चाहिए। वो तब होगा कि जब हम इस तरह का भोजन करेंगे। और कभी कभी अधिकांशतः रोगों को दूर करना है, किसी रोग को ठीक करना है, भोजन के द्वारा भी रोगों को ठीक किया जाता है। अगर किसी रोग विशेष को ठीक करना है तो आपको फिर 100% क्षारीय भोजन लेना होता है। और कभी कभी जैसे रोगों को ठीक करने के लिए मैं बता रही हूँ, जैसे किसी को मोटापा कम करना है, तो पूरा 100% क्षारीय भोजन लीजिए, फल सब्जियां ज्यादा लीजिए, अनाज की मात्रा कम कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा दिन में थोड़ा सा अनाज लीजिए। कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि वो आपके शरीर में पहले ही बसा बन के इकट्ठा हो चुका है। फैट आपको लेना नहीं है। फल सब्जियां लो, उसमें सारी विटामिन पाए जाते हैं, सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, मिनरल्स है, सारे पौष्टिक तत्व हैं, सब उसमें पाए जाते हैं। और केवल ज्यादा से ज्यादा नहीं रह सकते तो दोपहर के समय थोड़ा सा अनाज लीजिए, मोटा अनाज लीजिए। ऐसे ही रोगों को ठीक करना है। गंभीर से गंभीर रोग को केवल क्षारीय भोजन खा करके आप ठीक कर सकते हैं, साथ में प्राणायाम करके। एक्सरसाइज प्राणायाम जो आप सुबह पूरा पैकेज करते हैं, वो कर लीजिए, और भोजन को ठीक कर लीजिए। अधिकांश रोग आपके सभी ठीक हो जाएंगे। ये भोजन से चिकित्सा किस तरह से होती है, उसका भी एक थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करी कि भोजन द्वारा भी अपने शरीर की हम चिकित्सा कर सकते हैं। क्योंकि शरीर को लीवर जो है, हमारा लीवर जो है, अकेला लीवर जो है 500 से ज्यादा एक्टिविटीज करता है हमारे शरीर में, कई तरह के हार्मोन्स छोड़ता है। अगर फल सब्जियां ज्यादा लेंगे तो लीवर को भी रेस्ट मिलेगा, उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फल और सब्जियां हम लेते हैं, 1 से 1.5 घंटे के अंदर हमारा डाइजेस्ट हो जाता है। बहुत ज्यादा थोड़ा लगेगा टाइम तो 2 घंटे लगते हैं, इतनी देर में वो डाइजेस्ट हो जाता है। और अगर हैवी भोजन ले रहे हैं तो वो हमारी आंतों में तो, हमारे पेट में तो करीब 4 घंटा रहता है, लेकिन उसको पचने में 48 घंटे लगते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और फल सब्जियों के पचने में 6 से 7 घंटे लगते हैं, फिर पूरा पाचन होने में। और हमारे आमाशय में, पेट में इतनी देर तक 1.5 घंटा फल सब्जियां पड़ी रहती हैं, उसके बाद 4 घंटे तक भोजन पड़ा रहता है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो लगभग 4 घंटे बाद ही कीजिए भोजन करने के। ये आपको मैंने थोड़ा बताने की कोशिश करी भोजन के बारे में। अभी किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, वैसे इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको दे देंगे, तो रिकॉर्डिंग भी आपको दे देंगे, जिससे कि उसमें भी आप रिवीजन कर सकते हैं। मैं देखती हूँ अगर माइक खुल सकता है तो, या किसी को क्वेश्चन लिखने हैं तो ऐसे करके लिख के बता दीजिए, कुछ पूछना है तो वो भी बता देते हैं। मैसेज बॉक्स में भी डाल सकते हैं आप अपने क्वेश्चन को। कुछ लोगों को तो नींद आ रही थी थोड़ी थोड़ी। जानकी जी, माइक खोलने हैं क्या लोगों के? हाँ, एक बार खोल दीजिए, 2-4 मिनट, किसी को कुछ पूछना है तो बता देते हैं। कोशिश करती हूँ। क्या करा,
अब आप बोल सकते हैं, बोल के बता दीजिए, अपने माइक खोल के एक एक करके पूछ लीजिए, किसी को कुछ पूछना है तो। माइक खुल गए सबके? नहीं खुले? मेरे ख्याल से खुल गए। हेलो मैम, खोलिए अपने माइक, खोल लीजिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है? विटामिन ये बी है कॉम्प्लेक्स जो ये है, विटामिन बी का समूह है। विटामिन बी कई तरह का होता है, उसके कई जी, पार्ट होते हैं मतलब। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सारे पार्ट आ जाते हैं। जैसे? B1 है, जैसे विटामिन B1 है, B2 है, 3 है, 5, 6 है, 9 है और 12 है। तो ये जी विटामिन बी सबको मिला करके कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। और जी सारी सारी चीजें पाई जाती हैं केवल अंकुरित अनाज में और चोकर युक्त अनाज में। इसके अलावा फल सब्जियों में, दूध में, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स मतलब उसका समूह हो गया, सारे विटामिन का समूह हो गया। जी 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 जी, थैंक यू। अच्छा दीदी, एक चीज हाँ पूछना है हाँ। कि गरम दूध में क्या शहद डाल सकते हैं? ऐसा ना डाल तो सकते हैं, एक तो उसकी तासीर गर्म हो जाएगी, मैंने बताया शहद को गर्म चीज में डालोगे तो उसकी तासीर गर्म हो जाएगी। और दूसरा, शहद को अगर ज्यादा गर्म पानी में या गर्म दूध में डालते हैं तो उसके बहुत सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो कम हो जाती है। जैसे उसमें शहद में आयरन होता है, कुछ मात्रा में प्रोटीन भी पाया जाता है उसमें, और विटामिन ए पाया जाता है, हल्का सा डी भी पाया जाता है। तो कुछ चीजें उसकी नष्ट हो जाती हैं, अधिकतर फिर केवल मीठापन ही रह जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा गर्म में उसको नहीं लेना चाहिए। नहीं ले लेना सकते हैं, कोई ठीक। नुकसान नहीं है, सर्दी के दिनों में ले ले, लेकिन बहुत सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं उसकी। ओम जी मैम। ओम मैम ओम। मैम जैसे B12 लेते हैं तो उसमें विटामिन सारे आ जाते हैं क्या B12 की कैप्सूल लेने में? अच्छा, B12 का मैम कैप्सूल ना, जैसे अगर हाँ, जैसे पतंजलि की लेते हैं हाँ। नहीं देखो, अगर अगर आप ले रहे हो, कॉम्प्लेक्स ले रहे यस हो, मैम, 1-2 महीने तो से बी उसमें तो ट्वेल्व सब कुछ आ ले जाएगा। हाँ। हाँ, B12 ले रहे हो, जी मैम। B12 की कमी से होता है आपकी जो ब्लड, क्या कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, WBC होती हैं। अगर शरीर में जी वो मैम। कम हो गई तो उसको सिस्टम को ठीक करता है। शरीर में स्किन संबंधी कोई समस्या आ गई तो उसको ठीक करता है हाँ बी मैम, वो ट्वेल्व झंझनाहट वगैरह होती ना तो हाँ, B12। झंझनाहट होती है और विटामिन मैम B1 की कमी से और ज्यादा। मैम प्राणायाम करने के बाद ना कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए और खाना खाना चाहिए, बीस जो मिनट सुबह बाद जैसे पानी पी करते लो, हैं? 20 मिनट बाद जी पानी मैम। पी लो लगभग। और आधे घंटे बाद कुछ भी ले लो। जी मैम, ठीक, थैंक ठीक है। और सुनो, ज्यादा यू। जी मैम। परेशान मत हो, कि इसके लिए ज्यादा परेशान मत हो कि ये ले लें कि वो ले लें। आप अगर नॉर्मल नहीं खाना मैम, लेते हो, अंकुरित अनाज ले रहे हो, नॉर्मल खाना ले रहे मैम हो, वेट तो उसमें वेट आपको लॉस सभी होता कुछ ना मिल तो जाएगा। हाँ। अच्छा, वेट वेट लॉस कर लॉस रहे की हो? वजह से नहीं नहीं, वेट लॉस हो रहा है तो B12 ले रहे हैं कि सही रहे, इस वजह से। मैम वेट लॉस हो रहा लगातार। तो अच्छी बात है। कितना है आपका वेट, कितना है? मैम पहले 52 था, अब कम होते जा रहा अपने आप मैम, 42 कोई बात 43 नहीं, हो गया कुछ था। दिन जैसे आप प्राणायाम कर रही हो ना और नहीं मैम, वो तो एक्सरसाइज कर अब रही कर हो, रही, मैं पहले कुछ भी नहीं कर रही थी। हाँ, तो ये सब कर रही हो, तो हाँ कुछ मैम, दिन अगर कमजोरी आपको होती ना लगेगा तो। आपका वेट कम हो रहा है, तो कमजोरी नहीं जी होती है। मैम। थोड़ा सा मसल्स पेन होता है, वो इसलिए होता है कि आपके पुराने सेल टूटते हैं, नए बनने शुरू हो जाते हैं, शरीर में नए नव निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो नहीं मैम, उसके ये लिए कुछ प्राणायाम दिन करने आपको से लगेगा। पहले ये। जी हाँ, तो कुछ मैम, दिन आपको प्राणायाम करने लगेगा से कि पहले। जी, प्राणायाम करने से पहले क्या। प्राणायाम करने से पहले ना वेट लॉस हो रहा था, वो तो अब कर रहे हैं प्राणायाम। तो अब ठीक आ जाएगा, तब। धीरे धीरे ठीक आ जाएगा। जी मैम। अगर कम है जी वेट मैम। तो सही आ जाएगा, और ज्यादा है तो भी ठीक आएगा। ये वेट को बैलेंस करने की चीजें हैं जो है ना। सुबह जो आप जी जितनी मैम। एक्सरसाइज करते हो उससे आपका वेट बैलेंस होगा, जितना आपके शरीर को होना चाहिए उतना होगा। जिसके कम होता है उसका सूर्य नमस्कार करके और प्राणायाम करके वेट बढ़ता है, और जिनका ज्यादा जी है मैम, तो उनका थैंक यू। कम होता है। थैंक यू। मैम बोलिए। मैम ओम ओम जी जी। दीदी। हाँ, ओम ओम बताइए। मैम मेरे को ये पूछना था, जैसे पीरियड्स होते हैं तो हम इसमें प्राणायाम कर सकते हैं? देखो, आप उस समय कपालभाति और बाह्य प्राणायाम, अग्निसार क्रिया, तीन को छोड़ दीजिए 3-4 दिन ना। हाँ उसके बाद उसके बाद बस। बाकी आप सारे प्राणायाम करिए, एक्सरसाइज जितना आपको आपका शरीर साथ देता है।
जबरदस्ती नहीं करना है, जितना आपका शरीर साथ देता है सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए। एक्चुअली और मेरे को ना अनुलोम विलोम पेन ध्यान होता है दीजिए। बहुत ज्यादा, मतलब 2-3 दिन ना बहुत ज्यादा पेन होता है मेरे को। हाँ तो उस समय नहीं करिए, कोई जरूरी नहीं है। थैंक यू। ठीक है, जी। चलिए। और अगर किसी को कुछ पूछना हो बाद में भी, तो मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं। मैं हर क्लास में अपना नंबर बता देती हूँ। 9634490870। 9634490870, ये मेरा नंबर है। आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। अभी 2-3 दिन तो मेरा नंबर मिल जाएगा, 3-4 दिन। इसके बाद फिर मेरा नंबर आप मुझे कॉल करोगे तो मिलेगा नहीं, फिर दीदी केवल व्हाट्सएप कॉल हो पाएगी। इसलिए आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, किसी को कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो, अपना नाम लिख करके मुझे व्हाट्सएप कर देना। मैं सारे सबके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। और किसी को कुछ भी पूछना हो हमारे योग से संबंधित, आप हमेशा मुझसे पूछ सकते हैं। दीदी पर दो ओम चार जी। दिन बाद फिर मैं बाहर जा रही हूँ तो मेरा नंबर मिलेगा नहीं, तो इसलिए आप मुझे मैसेज करना। ओम मैम जी। जी ओम। मैम ये जो लिंक है ये आप यूट्यूब में डाल देंगे सारे, बिल्कुल डाल देंगे, आपको जो फेसबुक का भी सारी रिकॉर्डिंग दिया हमारी जाएगा। जो ट्रेनिंग वाली थी, कई लोग फेसबुक नहीं चलाते, तो वो कोई देख बात नहीं, कई हम लोग आपको यूट्यूब का मैसेज भी आया है, दे देंगे, यूट्यूब का भी दे देंगे। सारे वाले मैं सभी कोशिश डालना करूंगी, आप। मैं आज ही डाल दूंगी, आज ही रिकॉर्डिंग करके डाल दूंगी, कोशिश करती हूँ। हाँ जी, और आपको यूट्यूब पे भी डाल दूंगी, ठीक है। जो पहले आया जो ना लोग वो फेसबुक, वाले भी। ठीक है, पहले दीदी वाले भी दे देंगे। आप मुझे ऐसा करना ना, एक मैसेज कर देना, तो मैं उसमें सारे डाल दूंगी, क्योंकि वो डले लोग फिर भ्रमित हो जाएंगे कि इसको देखें कि उसको देखें। फेसबुक का दीदी जी सब रोज डालती हैं उसमें, नहीं तो वो तो आप लोग मुझे, फेसबुक में तो आ ही रहे हैं, कई फेसबुक नहीं हाँ, चलाते ना कई लोग। जो फेसबुक नहीं चलाते हैं तो मुझे एक मैसेज कर देना, मैं आपको यूट्यूब में डाल के दे दूंगी, ठीक है। हाँ, सारी आप अपनी वीडियोज वाली उसमें में डाल डाल के दे दीजिए। दूंगी, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। है। और किसी को भी कुछ पूछना है, मैंने नंबर बता दिया, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। और बाद में फिर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं 4-5 दिन बाद, फिर मेरा नंबर थोड़ा मिलेगा नहीं आप लोगों को, इसलिए मैसेज कर देंगे तो मैं सबका जवाब देती हूँ। कुछ भी पूछना हो हमारे योग से संबंधित, सुबह की क्लास से संबंधित या शाम की से संबंधित। और बाकी चीजें आपको रोज रिकॉर्डिंग भी दी जा रही है, और जिनके पास वो रिकॉर्डिंग जिनका नहीं पहुंच पा रही, कोई दिक्कत है, तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको यूट्यूब में डाल करके दे दूंगी। दीदी एक बार नंबर फिर से बता दीजिए। 96 96 344 344 90 90 870। 870। थैंक यू। हाँ, और चलिए मैम ये आज का नस नाड़ी कितनी बताई थी आपने? है। नस नाड़ी। नस नाड़ियां हमारे शरीर में देखिए, केवल नाड़ियां हैं 72,000, ठीक है। यस मैम। 72,000 नाड़ियां हैं, उसमें से भी फिर कुछ खास नाड़ियां हैं, वो 14 हैं। और 3 मुख्य हैं, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, 3 मुख्य नाड़ियां हैं, ये हो गया। और सारी नस और नाड़ियों को मिला करके हमारे शरीर में बनता है 72 करोड़ 72,10,201 नस और नाड़ियां हैं। 72 करोड़ 72,10,201 नस और नाड़ियां हैं, जिनके द्वारा पूरे शरीर में ऑक्सीजन भी जाती है और रक्त का परिभ्रमण भी होता है। पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम भी चलता रहता है, जिनके द्वारा, और ऑक्सीजन भी हमारे शरीर के एक एक पार्ट तक जाती है, इन्हीं नस नाड़ियों के द्वारा ही जाती है। जानकी जी ओम। जी जी। मैंने कहा क्लास तो चलती रहेगी, ये बुझते रहेंगे अब ना, मुझे भी जरा हाँ, अब हो मेडिसिन गया, जाना है, टाइम हो गया, ऑफ इसीलिए करना मैंने है। सबको अपना नंबर भी दे दिया, हाँ जिसको बस जो अब बाद कल में पूछना कल कल होगा। भी आप आओगे, कल आप आओगे। हाँ, कल मैं ही आऊंगी। हाँ तो आज कल थोड़ा पूछ सा मैं, लीजिएगा प्लीज आप लोग, क्योंकि फिर मुझे भी हाँ, मेडिसिन बाकी भी जाना है, चीजें कल, ऑफ करना है कल मुझको दूसरा, प्लीज। हाँ, दूसरा सब्जेक्ट भी चलिए। पढ़ाते हैं कल। हाँ और हाँ दूसरा, कल किसी को कल कुछ पूछ पूछना हो लीजिए। तो मैंने नंबर दे दिया है, ठीक सारे है लोग दीदी मैसेज कर चलिए। लेना, ठीक है। हाँ चलिए चलिए क्लास मैसेज कर समाप्त लेना, कीजिए। चलिए शांति पाठ करते हैं। हाँ शांति पाठ करो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
ओम श्री गुरुभ्यो नमः, श्री परमात्मने नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सभी को प्रणाम। कल फिर मिलते हैं। जो भी पूछना होगा कल भी बता देंगे, और दूसरा मैसेज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, ओम प्रणाम।